मतलब है। तो सर मैनेजमेंट समझते हैं क्या होता है? तो मैनेजमेंट बस एक टर्म है कि अगर मुझे किसी को ये बोलना है कि भाई तू अपनी रिसोर्स को अच्छे से यूज कर कर अपने गोल को अचीव कर ले, तो मैं उसे कहूंगा भाई तू मैनेजमेंट कर ले। अगर अब वो रिसोर्स टाइम है तो उसे कहूंगा भाई तू टाइम मैनेजमेंट कर ले। अगर वो रिसोर्स फाइनेंशियल रिसोर्स है तो उसे कहूंगा भाई तू फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर ले। कैसे करना है? तो उसके लिए भाई तुझे ये 5 स्टेप परफॉर्म करने पढ़ेंगे। तू भाई प्लान कर, सब कुछ ऑर्गेनाइज कर, स्टाफ लेकर आ, उसे डायरेक्शन दे और कंट्रोल कर और अपने गोल को अचीव कर। तो आपको ये 5 स्टेप परफॉर्म करने पड़ते हैं अगर आपको मैनेजमेंट करना है। तो नेक्स्ट टाइम अगर मुझे किसी को ये बोलना है कि भाई तू अपनी रिसोर्स को यूज कर कर अपने गोल को अचीव कर, अपनी रिसोर्स को अच्छे से प्लान कर, ऑर्गेनाइज कर, स्टाफ ला, डायरेक्ट कर, कंट्रोल कर, तो उसे कहेंगे भाई तू मैनेजमेंट कर। क्या कर भाई? मैनेजमेंट कर। क्लियर है यहां तक? तो मैनेजमेंट कुछ नहीं है, मैनेजमेंट बस एक टर्म है, एक प्रोसेस है, ठीक है ना, जिसके अंदर हम सामने वाले को क्या कहते हैं कि भाई तू प्लान कर, सब ऑर्गेनाइज कर, स्टाफ ला, डायरेक्ट कर, कंट्रोल कर, अपनी रिसोर्सेज को और अपने गोल को अचीव कर। अब सर मैनेजमेंट तो हम समझ गए क्या होता है, ठीक है। अब मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सर, आप वो बताओ, ठीक है। मेन टॉपिक बताओ, ये मीनिंग में हमें मत उलझाओ, तो हम पढ़ चुके हैं, प्री मिड से पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमें टू द पॉइंट समझाओ। तो देखो भाई टू द पॉइंट पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आज तुम्हारे 3 मार्क्स पक्के करता हूं। देखो ध्यान से सुनना, वो आपसे मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक पूछे, वो आपसे मैनेजमेंट के किसी भी फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक पूछे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, या कोऑर्डिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक पूछे, किसकी? कोऑर्डिनेशन की। तो सातों टॉपिक की 3 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, CGP। क्या है बेटा? 3 CGP रट लो। इन 7 में से किसी ना किसी की कैरेक्टरिस्टिक तो आएगी। 2019-20 में आई थी, ठीक है। जो आपका 19-20 में जो पेपर होना था, जो नहीं हो पाया था, लेटेस्ट CBSE सैंपल पेपर आया था, उसमें आई थी, ठीक है। 18-19 में आई थी, 22-23 में आई थी। तो इन 7 में से एक टॉपिक की तो जरूर आएगी। तो आज 3 मार्क्स तुम्हारे पक्के करते हैं, CGP। किसी की भी आए आपको ये लिखनी है। क्या भाई? सबसे पहले जी से बात करते हैं। जी क्या है? गोल ओरिएंटेड। देखो भाई मैनेजमेंट कर ही क्यों रहे हैं हम? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफ लेकर आ रहे हैं, उन्हें डायरेक्शन दे रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, क्यों? गोल अचीव करने के लिए ना। तो ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, आपको गोल के टूवर्ड्स ले जा रही है। तो अगर आप मैनेजमेंट करोगे तभी तो गोल अचीव होगा। बिना प्लानिंग, बिना ऑर्गेनाइजिंग, बिना स्टाफिंग, बिना डायरेक्टिंग, बिना कंट्रोलिंग के गोल कैसे अचीव हो जाएगा? तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो दैट्स व्हाई मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। और सिर्फ मैनेजमेंट नहीं, प्लानिंग भी, ऑर्गेनाइजिंग भी, स्टाफिंग भी, डायरेक्टिंग भी, कंट्रोलिंग भी और कोऑर्डिनेशन भी। तो ये कॉमन है। दूसरा सर, ये ना कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ये नहीं कि आपने एक बार कर दिया खत्म हो गया, आपको करते रहना पड़ेगा। एक प्लान करोगे, फिर दोबारा आप सब कुछ ऑर्गेनाइज करोगे, स्टाफ लाओगे, डायरेक्शन दोगे, कंट्रोल करोगे, कुछ गड़बड़ होगी फिर प्लान करोगे। तो ये प्रोसेस चलती रहेगी, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। क्या है? नेवर एंडिंग, ठीक है ना। इट कंसिस्ट सीरीज ऑफ स्टेप्स, नेवर एंडिंग स्टेप्स। क्लियर हो गया? तीसरा परवेसिव। अब देखो, चाहे कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे कोई छोटी हो, प्रॉफिटेबल हो या नॉन प्रॉफिटेबल हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस हो, आपकी मदर चाहे किचन में कर रही हो या आपके स्कूल में प्रिंसिपल स्कूल को कर रहे हो, मैनेजमेंट तो हर किसी को करना पड़ेगा ना। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग तो करनी पड़ेगी ना, तभी तो गोल अचीव होगा। तो ये परवेसिव है। परवेसिव मतलब यूनिवर्सल एप्लीकेबल। क्या बेटा? यूनिवर्सल एप्लीकेबल। तो मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेशन, इन 7 में से किसी भी कैरेक्टरिस्टिक आ जाए, आपको ये 3 लिखनी है, CGP। तो मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? परवेसिव। सिर्फ यही नहीं, मैनेजमेंट की और भी कैरेक्टरिस्टिक है, पर ये 3 कॉमन है, जो 7 टॉपिक की कॉमन है। चलिए अब बात करते हैं इंटेंजिबल की। किसकी बेटा? इंटेंजिबल की। अब देखो भाई, सीधी सी बात है, आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हो, वहां है ना क्या हो रहा है कि वहां स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं स्कूल में, ठीक है, और जो आपके एग्जाम्स हो रहे हैं वो कभी टाइम पे नहीं हो पा रहे हैं, पोस्टपोन्ड हो जाते हैं, ठीक है, क्लासेस टाइम पे नहीं चल रही हैं, ठीक है। तो आप बाहर आके क्या कहोगे? यार स्कूल में मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, ठीक है ना, आपको फील हो रहा है, क्योंकि वहां पे प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, सब कुछ ऑर्गेनाइज नहीं है, अच्छा स्टाफ नहीं है, डायरेक्शन सही से नहीं दे पा रहे, कंट्रोल सही से नहीं हो रहा है। यही कोई दूसरा स्कूल है, हर चीज टाइम पे हो रही है, एग्जाम्स टाइम पे हो रहे हैं, है ना, सिलेबस टाइम पे कवर हो रहा है, बच्चों की स्ट्रेंथ पूरी आ रही है स्कूल में, तो आपको यार मैनेजमेंट बहुत अच्छा है वहाँ का। तो मैनेजमेंट क्या आपको फील होता है, दिखता नहीं है कि फील होता है कि मैनेजमेंट है या नहीं है। तो एक स्कूल में है और एक स्कूल में नहीं है, कैसे? तो आपको वो पता चलेगा कैसे? ये 3
टर्म्स देखकर केस स्टडी के अंदर। अगर किसी संस्था के अंदर टारगेट अचीव हो रहे हैं, काम सिस्टमेटिकली हो रहा है, एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है, तो आप कहोगे मैनेजमेंट है, वरना मैनेजमेंट नहीं है। तो ये आपको फील होगा, क्या होगा, ये आपको फील होगा कि मैनेजमेंट है या नहीं है। तो मैनेजमेंट एक क्या है, इंटेंजिबल प्रोसेस है जो आपको फील होगी। क्लियर हो गया यहां तक कि मैनेजमेंट है या नहीं है। तो गोल ओरिएंटेड है, कॉन्टिन्यूस है, परवेसिव है और इंटेंजिबल है। फिर ये क्या है सर, ये ना एक ग्रुप एक्टिविटी है। क्या है सर, ये एक ग्रुप एक्टिविटी है। देखो मैनेजमेंट खुद ही ये कहता है, मैनेज करना अपने मेन को और उनसे सारे काम पूरे कराना। मैनेज करना अपने मेन को और उनसे सारे काम पूरे कराना, मैनेजमेंट खुद ये कह रहा है। ठीक है ना। तो मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। ठीक है, बीटेक एमटेक वालों से प्रोडक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, जो हमारे सीए वगैरह उनसे फाइनेंस का काम संभवा रहे हैं, एमबीए से मार्केटिंग देख रहे हैं, ऐसे तो हम दूसरों से काम लेते हैं। तो ग्रुप एक्टिविटी है। क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है। डन, क्लियर हो गया। तो गोल ओरिएंटेड है, कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, परवेसिव है, इंटेंजिबल है, क्लियर है, ग्रुप एक्टिविटी है और ये डायनेमिक है। हमें टाइम टाइम चेंज करना पड़ेगा। आप रिजिड नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते, आप रिजिड नहीं हो सकते। जहां आप रिजिड हुए काम खराब है, आपको चेंज करते रहना पड़ेगा टाइम के अकॉर्डिंग ना बेटा, है ना। मैकडी है, 1997 में इंडिया में एंटर हुआ, देखा कि यहाँ तो वेजिटेरियन पॉपुलेशन ज्यादा है, तो इंडिया इज द ओनली कंट्री जहां उसने आलू टिक्की बर्गर इंट्रोड्यूस किया। तो जो रिजिड रहेगा वो बाहर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। तो डायनेमिक है, आपको चेंज करना पड़ेगा। क्लियर हो गया यहां तक। फिर बात करते हैं किसकी बेटा, लास्ट। क्या बेटा, ये क्या है, मल्टी डायमेंशनल है। क्या है, मल्टी डायमेंशनल है। आपको सिर्फ मैनेजमेंट एक या दो एस्पेक्ट को नहीं करना है, आपको ऑर्गेनाइजेशन के सभी एस्पेक्ट्स को प्लान, ऑर्गेनाइज, डायरेक्ट और कंट्रोल करना है अपने स्टाफ की हेल्प से। क्लियर है यहां तक। सो ये क्या है, मल्टी डायमेंशनल है। तो हम क्या करते हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को 3 डायमेंशन में डिवाइड करते हैं। पहले अपने काम को मैनेज करना पड़ेगा। किसको बेटा, अपने काम को। फिर वो काम जिन लोगों से करा रहे हैं उनको मैनेज करना पड़ेगा। अब वो काम एक बेसिक ऑपरेशन से पूरा होता है, तो उसे बेसिक ऑपरेशन को पूरा करना पड़ेगा, जिसके थ्रू हम इनपुट से आउटपुट कन्वर्ट करते हैं। अब जैसे मेरा काम है पढ़ाना, तो पहले मुझे इसे मैनेज करना पड़ेगा कि मेरी पीपीटीज कैसी होंगी, मेरी ऐप कैसे वर्क करेगी, नोट्स कैसे होंगे, मैं लेक्चर्स कैसे दूंगा। पहले मुझे अपने वर्क को प्लान करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज, स्टाफ, डायरेक्टर, कंट्रोल। अब मैं कर तो नहीं सकता अकेला, तो मुझे लोगों की हेल्प लेनी पड़ेगी। एडिटर से मैं कैसे एडिट कराऊंगा वीडियो, है ना, नोट टाइपिस्ट से मैं कैसे नोट टाइप कराऊंगा, टेस्ट कैसे टाइप कराऊंगा, है ना। तो वो मुझे लोगों को मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, फिर वो काम मेरा एक बेसिक ऑपरेशन से होगा पूरा, कि बच्चा आएगा, एनरोल होगा, है ना, उसकी डिटेल्स लेंगे, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में उसको ऐड करेंगे, स्कूल के ग्रुप में उसको ऐड करेंगे, अटेंडर रजिस्टर में उसका नाम आएगा, ऐप पे वो उसको रजिस्टर करेंगे, है ना, लेक्चर्स देंगे, चैप्टर के बाद उसका टेस्ट होगा, तो एक ऑपरेशन चलेगा, है ना। अब पता लगा बच्चा आया, चैप्टर 1 ही टेस्ट लेने लग रहा हूँ मैं उसका, है ना, केस स्टडीज नहीं हुई, दूसरा चैप्टर पढ़ाना शुरू कर दिया, फिर पहले चैप्टर की केस स्टडी करा रहा हूँ, क्या भैया क्या मैनेजमेंट नहीं है, फिर छुट्टी कर रहा हूँ। क्लियर है। तो अब मैनेजमेंट नहीं है, आप कहोगे ना, क्योंकि वो काम सही सिस्टमेटिक ऑपरेशन में नहीं हो रहा है। तो पहले मुझे अपने काम को मैनेज करना पड़ेगा, फिर जिन लोगों से वो काम करा रहा हूँ उन लोगों को मैनेज करना पड़ेगा, फिर वो जिस बेसिक ऑपरेशन से काम पूरा होता है उस ऑपरेशन को मैनेज करना पड़ेगा। तो ये मल्टी डायमेंशनल है। क्या है, मल्टी डायमेंशनल। क्लियर है यहाँ तक। तो मैनेजमेंट क्या है भैया, एक तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, क्योंकि हम, है ना, ये हमें हेल्प करता है गोल को अचीव करने में। कॉन्टिन्यूस है, हमें करते रहना पड़ेगा। परवेसिव है, हर कोई करता है। ग्रुप एक्टिविटी है, क्योंकि मिलके करते हैं। ठीक है, डायनेमिक है, क्योंकि हमें इसे चेंज करते रहना पड़ेगा। इंटेंजिबल है, क्योंकि ये फील होगा कि मैनेजमेंट है या नहीं है। और ये मल्टी डायमेंशनल है, सिर्फ एक एस्पेक्ट को मैनेज करने से काम नहीं होगा, आपको सभी एस्पेक्ट्स को मैनेज करना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ। अब आता है सर इसके अंदर मेन टॉपिक पे बात करते हैं ना, जो चांसेस हैं इसके आने के। तो आज हम बात करेंगे किसकी बेटा, किसकी बेटा, कोऑर्डिनेशन की। किसकी बेटा, कोऑर्डिनेशन की, है ना। मेन टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो एक बार जल्दी से कैरेक्टरिस्टिक क्लियर, जल्दी से थम्स अप कर दो भाई साहब। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो
मेन टॉपिक। तो अभी हम कोऑर्डिनेशन डिस्कस करते हैं। सर कोऑर्डिनेशन क्या होता है? सर कोऑर्डिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जितनी भी सेपरेट और इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उनके बीच में हम सिंक्रोनाइजेशन लेकर आते हैं, तालमेल लेकर आते हैं। तो कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ सिंक्रोनाइजिंग द सेपरेट एंड इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज। द सेपरेट एंड इंटर रिलेटेड एक्टिविटी, उसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। देखो ध्यान से सुनना, आपका पढ़ना एक अलग चीज है, मेरा पढ़ाना एक अलग चीज है, दोनों सेपरेट है। पर मैं आपको तभी पढ़ा पाऊंगा और आप मेरे से तभी पढ़ पाओगे जब हम तालमेल बिठाएंगे। तो मैंने स्टेटस लगाया कि भाई मैं इस समय लाइव आ रहा हूं, और आप भी उसी समय, है ना, देखा भैया इस समय लाइव आएंगे, तो आप भी प्रिपेयर होके बैठ गए। तो हमने तालमेल बिठाया। ये नहीं कि आउट ऑफ सडन आपने ऐसी यूट्यूब चलाई और मेरा लाइव का आपको लाइव दिख गया और आप उसमें, है ना, आपने सेशन अटेंड करना शुरू कर दिया और मैं उसी समय पढ़ा रहा था, तो वो कोइंसिडेंस हो जाता। क्या हो जाता? कोइंसिडेंस। पर हमने ये प्लान्ड मैनर में किया, कॉन्शियस मैनर में किया, तो हम इसे तालमेल कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? हम कोऑर्डिनेशन कहेंगे। क्लियर है यहां तक? तो जितनी भी सेपरेट और इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, अगर उनके बीच में मैं क्या कर रहा हूं, प्लान्ड मैनर में सिंक्रोनाइजेशन कर रहा हूं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। क्या बोलते हैं उसको हम? कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो करा ना हमने कोऑर्डिनेशन। अब सर कोऑर्डिनेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक है? तो मैंने आपको पहले ही समझाया भैया, 3 तो कॉमन है, CGP 3 तो कॉमन है भाई। तालमेल बिठाओगे तभी तो गोल अचीव होगा, और ये हमें बिठाते रहना पड़ेगा। तो ये कॉन्टिन्यूअस है और हर कोई बिठाता है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी हो, प्रॉफिटेबल हो, नॉन प्रॉफिटेबल हो, तो ये परवेसिव है। देखा, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स स्वाहा। और ये प्लान्ड मैनर में होता है, ये डेलिबरेट फंक्शन है, अपने आप नहीं होगा। अगर अपने आप ऐसा हो जाता तो वो कोइंसिडेंस कहलाता, पर हमने प्लान्ड मैनर में करा तो वो कोऑर्डिनेशन है। क्लियर है? तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्वाहा। अब आता है मेन क्वेश्चन कि why coordination is called the essence of management? Why coordination is called the essence of management? तो मेन क्वेश्चंस करा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से। Why coordination is called the essence of management? ठीक है, या क्वेश्चन ऐसे आएगा जैसे एक माला होती है ना, उसके अंदर एक धागा होता है जो सारे मोतियों को बांधे रखने का काम करता है। वैसे ही मैनेजमेंट भी एक सिल्कन थ्रेड की तरह है जो मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस को बांधे रखने का काम करता है, विच बाइंड ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, विच बाइंड ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर वो धागा निकाल देंगे तो माला के सारे मोती बिखर जाएंगे ना, ऐसे ही अगर मैनेजमेंट निकाल देंगे तो जो मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हैं, अगर कोऑर्डिनेशन निकाल देंगे तो मैनेजमेंट के जो 5 फंक्शन हैं वो सारे बिखर जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग को अगर हमें बांधे रखना है तो हमें कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। तो प्लान जब हम करेंगे तब भी हमें कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करेंगे तब भी हमें कोऑर्डिनेशन का ध्यान रखना पड़ेगा, स्टाफिंग के अंदर भी, डायरेक्टिंग के अंदर भी, कंट्रोलिंग के अंदर भी। कोई भी फंक्शन अगर आपको परफॉर्म करना है तो बिना कोऑर्डिनेशन के पॉसिबल नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो आपको प्लानिंग करनी है, तो प्लानिंग में आप क्या करते हो? पहले से ही फोरकास्ट करते हो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को कि आपको क्या करना है। तो आप जो भी आपका ऑब्जेक्टिव आप सोचोगे, स्टैंडर्ड जो भी आप सेट करोगे, पहले आप अपनी रिसोर्सेज को देखोगे मेरे पास कितनी अवेलेबल है। ठीक है ना? अब जैसे मैंने लाइव का डाला, अब MG वालों का इको का पेपर है, तो अब एक ही चीज हो सकती है, तो उनके लिए कल हम शेड्यूल करेंगे। अब दोनों में आज रात को कर दूं, वो पॉसिबल नहीं है, मेरे पे इतनी रिसोर्स नहीं है। तो आज का मैंने टारगेट बस, है ना, SDNs के लिए रखा। क्लियर है यहां तक? तो हमने क्या किया, हमने अपने ऑब्जेक्टिव को अपनी रिसोर्सेज के हिसाब से सेट किया। ये नहीं कि ऑब्जेक्टिव में कुछ भी सेट कर दूं, है ना, दोनों में लिंक डाल देता, SD के लिए भी MG के लिए भी, टाइम है नहीं इतना। तो रिसोर्सेज के हिसाब से ऑब्जेक्टिव सेट किया जाएगा। तो हमें तालमेल बिठाना पड़ेगा अपनी रिसोर्सेज और अपनी ऑब्जेक्टिव के बीच में। जब मैनेजमेंट का जो पहला फंक्शन है, जो प्राइमरी फंक्शन है, प्लानिंग, जब वो ही नहीं हो सकता तो मैनेजमेंट कैसे हो जाएगा? जब प्लानिंग ही नहीं हो सकता तो कैसे हो जाएगा? तो सिमिलरली ऑर्गेनाइजिंग में भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, स्टाफिंग में भी, डायरेक्टिंग में भी और कंट्रोलिंग में भी। इसी वजह से हम कोऑर्डिनेशन को क्या बोलते हैं? एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्योंकि अगर मैं कोऑर्डिनेशन हटा दूंगा तो मैनेजमेंट का कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं हो सकता। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड इन एवरी स्टेज ऑफ मैनेजमेंट। दैट्स व्हाई कोऑर्डिनेशन इज कॉल्ड द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर है यहां तक? अगला टॉपिक, अगला टॉपिक क्या आता है सर? नेचर ऑफ मैनेजमेंट। क्या आता है सर? नेचर ऑफ मैनेजमेंट। देखिए सर, नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या है? देखो सर, जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ोगे तो पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट है क्या, आप किस कैटेगरी में इसको समझ रहे हो। आप स्टैट्स पढ़ोगे, वहां पे भी ये क्वेश्चन आएगा। आप आगे बीकॉम में बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ोगे, बिजनेस लॉ वगैरह,
है ना, वहाँ पे भी ये सब्जेक्ट आएगा, ये टॉपिक आएगा। आप अकाउंटेंसी देखो, वहाँ पे भी आपका पहला क्वेश्चन होगा 11th क्लास के अंदर, ये नेचर ऑफ अकाउंटेंसी क्या है। तो पहले हमें क्लियर होना चाहिए, पहले हमें क्लियर होना चाहिए। तो देखिए सर कि मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन, तो हम 3 में डिवाइड करते हैं। तो देखते हैं कि मैनेजमेंट साइंस है या नहीं, मैनेजमेंट साइंस है या नहीं, बहुत जल्दी जल्दी देखना है हमें, ठीक है। तो सर अगर क्वेश्चन आया एक्सप्लेन मैनेजमेंट एज अ साइंस, तो क्या करेंगे। तो देखो बेटा ये फॉर्मेट है, आप इसे बना के आना, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। पहले आप जिस चीज के साथ कंपेयर कर रहे हो, पहले आप उसका मीनिंग लिखो कि साइंस होती क्या है। फिर आप साइंस के जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, आप उसको कंपेयर करो मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। अगर सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मैच होती है तो आप कहोगे ना कि मैनेजमेंट साइंस है, वरना साइंस नहीं है। तो सारी कैरेक्टरिस्टिक मैच होनी चाहिए, अगर एक भी कैरेक्टरिस्टिक मैच नहीं हो रही है तो फिर वो मैनेजमेंट साइंस नहीं है। तो ये फॉर्मेट है। तो देखें कि साइंस क्या होती है। देखो भाई सीधी सी बात है, साइंस क्या है। साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, आपने उसके अंदर न्यूटन लॉ वगैरह पढ़ा, वो आपको क्या बता रहा है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वहां सारे सिद्धांत हैं जिन्हें आप सिद्ध कर सकते हो, लॉ हैं, प्रिंसिपल्स हैं, है ना, जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं कि ये करोगे तो ये होगा। अच्छा मैनेजमेंट में भी ऐसा ही है। मैनेजमेंट में भी आप नेक्स्ट चैप्टर में बहुत सारे प्रिंसिपल्स पढ़ोगे जो आपको बताएंगे कि क्या करने से क्या होगा। मैनेजमेंट में बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जो बताएंगे कि क्या करने से क्या होगा। मैनेजमेंट करोगे तो गोल अचीव होगा इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। ऐसी बहुत सारे प्रिंसिपल हैं। डिवीजन ऑफ वर्क है जो बताता है काम डिवाइड कर दोगे तो काम आसान हो जाएगा, और जब एक बंदा एक ही काम को करेगा तो वो स्पेशलिस्ट हो जाएगा उसके अंदर, तो स्पेशलाइजेशन आएगी। तो ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल हैं, तो ये हमें बताते हैं कि क्या करने से क्या होगा। तो पहला प्रिंसिपल क्या हो गया, पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई, मैच हो गई। ठीक है बेटा, आगे देखिए। अब दूसरी कैरेक्टरिस्टिक, ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं चाहे वो साइंस के अंदर हो या चाहे मैनेजमेंट के अंदर हो, भाई देखो ऐसा तो है नहीं कि रात रात में किसी ने बना दिए, रिसर्च करी, ऑब्जर्व किया, तब जाके इन्हें ड्राइव किया गया है। तो ये बेस्ड है रिसर्च और ऑब्जर्वेशन के ऊपर, एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर। क्लियर है। और साइंस के प्रिंसिपल भी हर जगह एप्लीकेबल है, न्यूटन लॉ, ग्रेविटेशनल फोर्स हर जगह एप्लीकेबल है। ऐसी मैनेजमेंट की भी हर जगह एप्लीकेबल है, छोटी हो बड़ी हो कैसी भी संस्था हो, हर जगह एप्लीकेबल है। क्लियर है यहाँ तक। बस थोड़ा सा फर्क है, क्या, जब मैं साइंस के प्रिंसिपल को अप्लाई करूंगा तो हमेशा सेम रिजल्ट आएगा। भाई 2 कलर मिलाऊंगा हमेशा सेम रिजल्ट आएगा, 2 केमिकल मिलाऊंगा हमेशा सेम रिजल्ट आएगा। बट मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है। ठीक है, मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है, हर बार सेम रिजल्ट नहीं आएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो इसी वजह से मैं क्या कहता हूं कि मैनेजमेंट क्या है, एग्जैक्ट साइंस नहीं है, मैनेजमेंट इनएग्जैक्ट साइंस है। मैनेजमेंट इज नॉट अ एग्जैक्ट साइंस लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री, प्योर साइंस नहीं है, ये इनएग्जैक्ट साइंस है, ये सोशल साइंस है जिसमें हम लोगों से काम ले रहे हैं। कोई डाउट यहाँ तक। तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, ऑब्जर्वेशन और रिसर्च के ऊपर बेस्ड है। बस प्रॉब्लम क्या है कि जब हम इसे अप्लाई करते हैं तो हमेशा जरूरी नहीं है कि सेम रिजल्ट आए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, डन। अब देखते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट कैसे है। ठीक है, देखते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट कैसे है। यहां तक किसी को कोई क्वेरी बेटा, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, मैनेजमेंट एज अ साइंस तक। बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी। चलिए देखिए सर, बात करते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट की। सर आर्ट क्या होता है। देखो आर्ट का मतलब होता है बहुत सिंपल, एक ध्यान से सुनना है, स्किलफुल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। क्या बेटा, स्किलफुल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज, कि मैं अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को किस तरीके से अप्लाई कर रहा हूं, उसे आर्ट कहते हैं। आर्ट क्या होती है बेटा, स्किलफुल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। अब देखो टीचर बहुत सारे हैं, अपनी नॉलेज को वो किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं उसे आर्ट कहते हैं। वो आर्ट सबकी अलग अलग है, वो आर्ट सबकी अलग अलग है। तो आर्ट क्या होती है, आर्ट के अंदर एक तो भैया हमें थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए, है ना। अब एक क्रिकेटर है, अगर उसे रूल ही नहीं पता क्रिकेट के बारे में, है ना, एक ओवर में कितनी बॉल होती है, तो वो यार क्रिकेटर कैसे बन जाएगा। और प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, खेल के भी देखा होना चाहिए उसने, डन। प्लस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी परफेक्शन पाने के लिए। थोड़ा ना एक बार क्रिकेट खेल लिया तो वो क्रिकेटर बन गया, या एक बार गिटार बजा लिया तो वो गिटारिस्ट बन गया, नहीं। प्लस उसे कुछ क्रिएटिविटी भी दिखानी पड़ेगी। अब गिटारिस्ट वही लिरिक्स कंपोज कर रहा है जो ऑलरेडी पहले से करे जा चुके, तो वो अच्छा गिटारिस्ट नहीं कहलाएगा, उसे कुछ नए लिरिक्स उसको कंपोज करने पड़ेंगे। क्लियर है।
और हर गिटारिस्ट का अलग अलग है, तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, गिटारिस्ट टू गिटारिस्ट, है ना, उसकी जो आर्ट है वो वेरी करेगी। तो ये करेक्टरिस्टिक है। अब देखते हैं कि मैनेजमेंट में भी ऐसा है। अरे हाँ यार, मैनेजमेंट में भी ऐसा है। हाँ भाई, मैनेजमेंट में भी ऐसा है। किसमें, कैसे कि भैया मैनेजमेंट में भी पहले थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए आपके पास एज अ मैनेजर। क्या होनी चाहिए आपके पास? थ्योरेटिकल नॉलेज। क्या होनी चाहिए? थ्योरेटिकल नॉलेज। नहीं होनी चाहिए? बताओ। आप एज अ मैनेजर, आपको यही नहीं पता कि आपके पास कितने ऑप्शन है फंड रेज करने के, एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देने के कितने तरीके हैं, रिक्रूटमेंट करने के कितने तरीके हैं, आप कैसे बन जाओगे मैनेजर? ठीक है, आपको रेगुलर प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी परफेक्शन पाने के लिए। एक 20 साल पुराना मैनेजर है, एक 10 साल पुराना मैनेजर है, कौन बढ़िया करेगा? तो जिसके पास थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। प्लस क्या है भैया, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अब देखो, ये दो भाई है, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, है ना, दोनों को इक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट हुई थी कोकिला बहन ने, है ना, जो इनकी मदर थी। ठीक है, तो इन्होंने इक्वल इनको क्या कर दी थी, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी। इवन अनिल अंबानी जी के पास थोड़ी ज्यादा ही थी। ठीक है, 2016 से पहले जो रिलायंस टेलीकॉम था वो भी किसके पास था? अनिल अंबानी जी के पास था। बट 2016 के बाद मुकेश जी के पास आया, तो उन्होंने अपनी नॉलेज को इस तरीके से अप्लाई करा, आज देख लो जियो को कहां पहुंचा दिया। क्लियर है यहां तक? तो ये अनिल अंबानी जी भी तो कर सकते थे। तो रियल मेन प्रॉब्लम क्या है कि वो अपनी स्किल्स को किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो उन्होंने क्रिएटिविटी इस तरीके से दिखाई, वो नहीं दिखा पाए। तो इसमें क्या चाहिए? थ्योरेटिकल नॉलेज भी चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज भी चाहिए, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, कुछ क्रिएटिविटी भी दिखानी पड़ेगी, और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। दो मैनेजर हमेशा अलग रिजल्ट शो करेंगे, सेम नहीं करेंगे। तो इस वजह से मैं कह सकता हूं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। क्या है? आर्ट है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। क्लियर हो गया यहां तक? क्लियर है? तो मैनेजमेंट एक आर्ट है। क्या है? आर्ट है, क्योंकि सारे फीचर मैच हो गए। अब देखते हैं कि प्रोफेशन है या नहीं है। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। प्रिंसिपल्स आपको बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज कराएंगे सारे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। ठीक है सर, अब बात करते हैं कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं है। सर प्रोफेशन क्या होता है? सर प्रोफेशन एक वो फील्ड होती है जिसके अंदर हमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए, वेल डिफाइंड नॉलेज चाहिए। आधी अधूरी नॉलेज से नहीं हो सकता एंटरम। ठीक है, वेल डिफाइंड नॉलेज चाहिए, और जिस बंदे को किसी भी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर वेल डिफाइंड नॉलेज होती है उसे हम प्रोफेशनल बोलते हैं। जैसे डॉक्टर को मेडिकल फील्ड की है, लॉयर को लीगल फील्ड की है, सीए को अकाउंटिंग फील्ड की है, ऐसे। डन? तो वेल डिफाइंड नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, पर मैनेजमेंट में तो ऐसा नहीं है बेटा, है ना। मेरा भाई है, मेरा बिजनेस चल रहा है, मैंने उसे बिठा दिया, ले भाई तू चला ले, तो वहां जरूरी नहीं है। पर बेटा डॉक्टर तो मैं तभी बन पाऊंगा जब मुझे वेल डिफाइंड नॉलेज होगी। अब मैं ऑपरेशन करते करते थोड़ा ना कहूंगा अरे अरे उस दिन तो यार मैं क्लास में गया ही था, हमारी फेयरवेल थी, है भाई। अब ओपन कर दिया, है ना, सर्जरी खुली छोड़ दी, बंद करना ही नहीं रहा है भाई, तो ऐसा तो नहीं चलने का। कोई डाउट यहां तक? डन। दूसरा क्या सर? रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है। भाई डिग्री भी होनी चाहिए और ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, सीए के बाद भी, और है ना, जब तक आईसीआई के अंदर आप रजिस्टर्ड नहीं होंगे तब तक काम नहीं चलने का। प्रोफेशनल एसोसिएशन के अंदर आपको मेंबर बनना जरूरी है, बट मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है। डन यहां तक? यहाँ पे भी प्रोफेशनल एसोसिएशन है मैनेजमेंट की भी, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, बट कंपलसरी नहीं है मेंबर बनना। पर सीए को आईसीआई के अंदर बनना पड़ेगा, लॉयर को बार काउंसिल के अंदर मेंबर बनना पड़ेगा। ठीक है, तो साफ साफ दिख रहा है कि बहुत सारे फीचर है जो मैच ही नहीं हो रहे, बहुत सारे फीचर है जो मैच ही नहीं हो रहे। जैसे प्रोफेशनल सर्विस मोटिव के लिए काम करता है, वो फी चार्ज करता है, पर ज्यादातर जो जनरल एमबीए होते हैं वो ज्यादातर सारे मैनेजर्स होते हैं वो सैलरीड पर्सन होते हैं। तो साफ साफ दिख रहा है कि ये प्रोफेशन नहीं मैच हो रहा है ना। तो मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोफेशन, फुल फ्लेज प्रोफेशन। अभी ये फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं है, पर ये बनने जा रहा है, बट ये बनने जा रहा है। कोई डाउट यहां तक? क्लियर हो गया? तो ये हमने दो टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए। डन। फिर आता है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये भी बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, और ये चैप्टर स्वाहा। तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, हमने कोऑर्डिनेशन पढ़ा, हमने नेचर पढ़ा, अब हम लेवल्स पढ़ रहे हैं। बहुत जल्दी जल्दी हम कवर करा रहे हैं। ठीक है, आपका एक मोमेंटम बन जाएगा बहुत अच्छा, ठीक है, रिवाइज करने का। कोई डाउट यहां तक? चलिए बहुत बढ़िया। किसी को कोई क्वेरी बेटा यहां तक? एक बार जल्दी से सब थम्स अप कर दो यहां तक। किसी को कोई क्वेरी तो नहीं है? हाँ जी, जल्दी से एक बार कोई थम्स अप कर दो भाई। चलिए बहुत बढ़िया।
जल्दी से एक बार। चलिए देखिए सर, अब बात करते हैं किसकी, किसकी बेटा, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की। अरे सर ये लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है बेटा? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कुछ नहीं है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बस एक, हमने क्या किया, एक नेटवर्क क्रिएट कर दिया। क्या क्रिएट कर दिया हमने, है ना, नेटवर्क, एक चेन रिलेशन हमने क्रिएट कर दिया, एक वर्किंग रिलेशन किसके बीच में, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में। ठीक है, कि कौन किसका सुपीरियर और कौन किसका सबऑर्डिनेट है, फिर उसका कौन सबऑर्डिनेट है। तो हमने एक वर्किंग रिलेशन क्लियर कर दिया, हमने अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप बना दिया। और ये क्लियर करना बहुत जरूरी है, सब एक ही लेवल पे होंगे, कोई किसी की बात ही नहीं सुनेगा, तो हमें उन्हें बताना पड़ेगा कि कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है, कौन किससे ऑर्डर लेगा, कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन किससे रिपोर्ट लेगा, कौन किसको रिपोर्ट देगा। हमें ये क्लियर करना पड़ेगा, तभी तो काम सिस्टमेटिकली होगा। तो हमने क्या करा, अपने सभी इंप्लॉइज को 3 लेवल में डिवाइड कर दिया, कुछ को टॉप में, कुछ को मिडिल में, कुछ को लोअर में। और वर्कर किसी लेवल का पार्ट नहीं है, उनको ही तो मैनेज करना है। तो अब 2 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, एक तुम्हें पोस्ट पता होनी चाहिए, एक तुम्हें फंक्शन पता होना चाहिए। तुम्हें पता होनी चाहिए टॉप लेवल के अंदर कौन कौन सी पोस्ट आती है, मिडिल लेवल के अंदर कौन कौन सी पोस्ट आती है, और लोअर लेवल के अंदर कौन कौन सी पोस्ट आती है। ठीक है, और एक तुम्हें पता होना चाहिए टॉप लेवल क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, मिडिल लेवल क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, और लोअर लेवल क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। या तो वो पोस्ट बता के तुमसे पूछ लेगा, बताओ किस लेवल की बात हो रही है, कहेगा मेरे फादर जनरल मैनेजर है, बताओ वो किस लेवल से बिलोंग करते हैं, कि मेरे फादर जनरल मैनेजर हैं एक्स लिमिटेड के अंदर, तो बताओ वो किस लेवल से बिलोंग करते हैं। एक तो तुम्हें पोस्ट पता होनी चाहिए, दूसरा तुम्हें फंक्शन पता होना चाहिए कि मेरे फादर ये पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं एक्स लिमिटेड के अंदर, तो बताओ वो किस लेवल से बिलोंग करते हैं। डन। तो भैया अच्छे से याद कर लो, टॉप लेवल के अंदर आती है सारी सीनियर मोस्ट पोजीशंस। क्या आती है, सीनियर मोस्ट पोस्ट, जिनको या तो आप नाम से पहचान लोगे या उनके काम से, है ना। नाम से ही समझ में आ रहा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, वाइस सेक्रेटरी, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, नाम से ही हैसियत झलक रही कि हाँ भाई ये तो टॉप में ही आता होगा। अब किसी प्यून को तो नहीं बोलते होंगे हाँ भाई प्रेसिडेंट चाय ले आओ, अरे भाई नाम से ही समझ में आ रहा प्रेसिडेंट, ठीक है ना। फिर कुछ काम से, अब जैसे कि है ना सीपीओ है, चीफ प्रोडक्शन ऑफिसर, जो तीनों है ना तीनों ब्रांचेस की प्रोडक्शन देख रहा है। सीएमओ, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, जो तीनों ब्रांचेस की मार्केटिंग देख रहा है ना। सीओओ, चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर, सीईओ, नाम से ही समझ में आ रहा, और कुछ काम से समझ में आ रहा है ना। जनरल मैनेजर, जो सारे जितनी ब्रांचेस है उनका हेड है, तो साफ साफ दिख रहा ना, है ना, काम से ही, तो ये टॉप में आएगा। मिडल में सारे डिपार्टमेंटल और डिविजनल मैनेजर आएंगे, जितने ही मैनेजर हैं एक्सेप्ट जनरल मैनेजर को छोड़कर। प्रोडक्शन, फिनेंस, सेल्स, परचेज, एचआर, मार्केटिंग, जितने ही मैनेजर्स हैं ऑपरेशनल, सब वहीं आएंगे, बस जनरल मैनेजर को छोड़कर। बाकी ये सब ये लोअर लेवल में आते हैं, क्लर्क, अकाउंटेंट, फोरमैन, सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, ये सब। डन। अब टॉप लेवल सारे बड़े काम करेगा, ऑर्गेनाइजेशन का प्लान क्या होगा, ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगी, पॉलिसीज क्या होंगी, रिक्रूट करेगा मिडिल लेवल के मैनेजर्स को, कोऑर्डिनेट करेगा पूरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, सभी डिपार्टमेंट्स के साथ, सभी लेवल्स के साथ, देखेगा सही से काम हो रहा है नहीं हो रहा है। डन। और क्या करेगा भाई, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर और सर्वाइवल के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। तो सारे बड़े बड़े काम क्या क्या करेगा, ऑब्जेक्टिव, प्लान्स, टारगेट क्या है, पॉलिसीज क्या होंगी, रूल्स क्या होंगे, रिक्रूट करेगा मिडिल लेवल मैनेजर्स को, कोऑर्डिनेट करेगा सभी लेवल्स के साथ, ठीक है ना, और पूरी ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर और सर्वाइवल के लिए काम करेगा। डन। क्लियर हो गया यहाँ तक। मिडिल लेवल क्या करेगा, मिडिल लेवल तो भैया लिंक है बिटवीन द टॉप एंड द लोअर। लोअर लेवल की प्रॉब्लम जो भी कंप्लेंट्स है वो टॉप को पहुंचाएगा, टॉप लेवल के प्लान्स उन्हें समझाएगा। टॉप लेवल प्लान बनाता है, मिडिल लेवल उसे इंप्लीमेंट कराता है, मिडिल लेवल उसे इंप्लीमेंट कराता है, वो कोऑर्डिनेट करता है मिडिल लेवल बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ भी। मैं अगर प्रोडक्शन मैनेजर हूं तो मेरी जिम्मेदारी है मार्केटिंग मैनेजर के साथ तालमेल बिठाऊं, परचेज मैनेजर के साथ तालमेल बिठाऊं, है ना, रॉ मटेरियल लाने के लिए मार्केटिंग वाले से पूछूं भाई ऑर्डर कैसा आ रहा है, कोई चेंजेस तो नहीं हुए, तो मुझे दूसरे डिपार्टमेंटल मैनेजर के साथ कोऑर्डिनेशन करके रखना पड़ेगा। ठीक है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं जो मेरे डिपार्टमेंट के अंदर एडिक्वेट मैन पावर है या नहीं है, तो ये मेरे काम है। लोअर लेवल लिंक है किसके बीच में, मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में। वो वर्कर्स की प्रॉब्लम मैनेजमेंट को बताएगा, ठीक है, उनके प्लान्स वर्कर्स को एक्सप्लेन करेगा, ऑर्डर एंड डिसिप्लिन देखेगा, लेट तो नहीं आ रहे हैं, है ना, वर्कर्स को मशीन से सेव करेगा, कभी कभार मशीन सही से वर्क नहीं कर रही होती, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, मशीन से वर्कर्स को करेगा, वर्कर्स से मशीन को करेगा, कभी कभार सारी खुंदक वो मशीन पे निकाल देते, जैसे तुम स्कूल की, है ना, डेस्क तोड़ देते हो, पंखे मोड़ देते हो, हैं, ऐसी वो भी ध्यान रखेंगे।
क्लियर हो गया? ये लोअर लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसकी बेटा? लोअर लेवल की। उन्हें ट्रेन करना, उनसे फीडबैक लेना, उन्हें करेक्ट फीडबैक देना, ये सब। डन। चैप्टर स्वाहा। क्या क्या पढ़ा? करेक्टरिस्टिक, सीजीपी 3 कॉमन है। डन। लेवल्स पढ़ी, ठीक है, हमने कोऑर्डिनेशन पढ़ा, और हमने क्या पढ़े? नेचर ऑफ मैनेजमेंट। क्या पढ़ा? नेचर ऑफ मैनेजमेंट, आर्ट, साइंस और प्रोफेशन। चलिए बहुत बढ़िया। यहां तक किसी को कोई क्वेरी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो फॉर एक चैप्टर हमने खत्म भी कर दिया। बस अब आपने क्या करना है, इस चैप्टर को अच्छे से घर पे रिवाइज करना है, ठीक है। आपको एक मोमेंटम चाहिए, बस वो हमने दे दिया। पढ़ रखा है आप सबने, प्री मिड में भी पढ़ा है, मिड टर्म में भी पढ़ा है, ठीक है। बस आपको एक क्या चाहिए? मोमेंटम चाहिए, वो मिल गया। आपको एक पुश चाहिए, तो बेटा अच्छे से आपको भी एफर्ट पुट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। क्या नाम है बेटा? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देखिए सर, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बहुत जल्दी जल्दी कवर करेंगे। एक बस मोमेंटम देना है, वो हम देंगे। किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेरी है तो वो चैट में लिख सकता है। मैं देख रहा हूं चैट, फालतू की चैट में इग्नोर कर रहा हूं। चलिए देखिए भाई सामने स्क्रीन पर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सर क्या होता है प्रिंसिपल? ध्यान से समझते हैं। सर मैंने अभी समझाया, चाहे वो साइंस हो चाहे वो आपकी मैनेजमेंट हो, प्रिंसिपल लॉ का मतलब होता है ऐसा एक फंडामेंटल स्टेटमेंट जो हमें बताए कि क्या करने से क्या होता है, जो एस्टैब्लिश करे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो जैसे साइंस के प्रिंसिपल्स हैं, साइंस के लॉ हैं जो साइंटिस्ट को हेल्प करते हैं पता लगाने में कि किस सिचुएशन में क्या होता है, ऐसे ही मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं जो मैनेजर्स को गाइड करते हैं कि किस मैनेजर प्रॉब्लम के अंदर क्या करने से क्या होगा। तो ये दो बंदे हैं, एक हेनरी फ्योल और एक एफ.डब्ल्यू. टेलर, फेडरिक विलियम टेलर। इन दोनों ने अपने टाइम पे बहुत चीज़ें इन्होंने एक्सपीरियंस करी होंगी, ऑब्जर्व करी होंगी, और उसके बेसिस पे हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल डेवलप करे हैं, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने 4 प्रिंसिपल्स डेवलप करे हैं, ठीक है, जो मेन आपको पढ़ने हैं, है ना। एक और है, ठीक है ना। और कुछ 7 टेक्निक्स इन्होंने डेवलप करी हैं अपने एक्सपीरियंस, अपनी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे। तो ये जितने भी इनके प्रिंसिपल्स हैं, इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो आपको गाइड करेगा, आपको एक इंसाइट प्रोवाइड कराएगा कि किस मैनेजरल प्रॉब्लम में क्या करने से क्या होगा, जिसे तुम्हें कर करके नहीं देखना पड़ेगा, है ना। भाई मान लो आपको यहाँ आना है ट्यूशन लगवाने के लिए और आपको नहीं पता एड्रेस, तो आप गली में भटकते भटकते आ रहे हो, आपका टाइम, एनर्जी, एफर्ट वेस्ट हुआ। यही अगर कोई पहले आ चुका है और वो उससे आप पूछ रहे हो भाई कैसे जाना है, तो वो बता देगा आपको, तो आपका टाइम, एनर्जी, एफर्ट बच जाएगा ना। तो यही इन्होंने भाई मेहनत करी है, इन्होंने ऑब्जर्व किया है, रिसर्च किया अपने अपने टाइम पर। ये कॉइल माइन में इंजीनियर थे, है ना, जो डूब रही थी उसे, है ना, यूएस की टॉप कॉइल माइंस में पहुंचाया। क्लियर है? अपने एक्सपीरियंस, अपने मैनेजमेंट के थ्रू। तो वो जो नॉलेज है वो आपके साथ उन्होंने शेयर करी, जिससे आपको एज अ मैनेजर आपको एक इंसाइट मिल सके, है ना, जिससे आपको पता चल सके कि कैसे किस प्रॉब्लम को कैसे डील करना है, जिससे आपको कर करके देखना ना पड़े। डन। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मेट की, सर कैसे करना है, क्योंकि अल्टीमेटली मार्क्स तो बेटा लिखने पे मिलेंगे। ये वन शॉट सुनकर आपको बस एक आइडिया लगेगा, बट बेटा वहाँ जो सच्चाई है वो यही है कि आपको वहाँ पर लिखने से मार्क्स मिलेंगे, ऐसे काम नहीं चलने का, ठीक है ना। लिखोगे तभी ही मार्क्स मिलेंगे, है ना, बार बार ऐसे वन शॉट अटेंड करने से कुछ नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फॉर्मेट क्या है सर? सबसे पहले आपको केस स्टडी पढ़कर ये देखना पड़ेगा वहाँ किस प्रिंसिपल की बात हुई है। पहचान लोगे, हो सकता है डायरेक्ट भी आ जाए, डायरेक्ट भी आ सकते हैं। पहचान लिया तो आप पहले लिखोगे अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल हेनरी फ्योल स्टेट्स दैट, है ना, या इंसिस्टेड दैट, वो क्या कहना चाहता है तो पहले वो बताओ। फिर उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट बताओ, नेगेटिव एस्पेक्ट बताओ। पॉजिटिव कि अगर इस प्रिंसिपल को अप्लाई करते तो क्या फायदा होगा, और नहीं अप्लाई करते तो क्या नुकसान होगा। प्रिंसिपल से ज्यादा उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केस स्टडी में वही हेल्प करेंगे आपको, ठीक है। तो पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। वो कहता है कि भैया टोटल वर्क को ना छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, और हर काम को एक ऐसे पर्सन को असाइन कर दो जिसको वो काम पहले से आता हो, तो उसे काम वो आसान लगेगा। अब जब वो बंदा सिर्फ वही काम करेगा तो वो उसमें स्पेशलिस्ट हो जाएगा, रिसोर्सेज कम वेस्ट होंगी। अरे यस और नो, क्लियर है? तो ये फंडा है। अगला प्रिंसिपल है
तो देख लो भाई कैसे क्वेश्चन आएगा, या तो ये आएगा कि बताओ यहाँ कौन सा प्रिंसिपल नेग्लेक्ट हुआ है, वॉयलेट हुआ है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा नहीं हो रहा है, एक ही बंदे को 2-2 3-3 काम करवा रहे हैं, है ना, तो वो किसी में भी स्पेशलाइजेशन नहीं गेन कर पाएगा, रिसोर्सेज वेस्ट होंगी। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि भाई यहाँ डिवीजन ऑफ वर्क है ना वॉयलेट किया जा रहा है, नेग्लेक्ट किया जा रहा है, ओवरलुक किया जा रहा है। डन। तो फिर आप कहोगे भैया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यहाँ कौन सा है जो नेग्लेक्ट हो रहा है, डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क। बट अगर केस स्टडी के अंदर आप देख रहे हो कि काम डिवाइड हो रहा है और एक बंदे को सिर्फ एक ही काम दिया जा रहा है और स्पेशलाइजेशन आ रही है, तो अगर ये सारे कीवर्ड यूज हो रहे हैं तो आप समझ जाना कौन सा प्रिंसिपल वहां फॉलो हो रहा है, डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये प्रिंसिपल कुछ नहीं कहता, बस इतना कहता है कि देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बस खत्म, इतनी सी बात। अथॉरिटी मतलब राइट एंड पावर टू कमांड, मेरे पास अधिकार है सामने वाले को इंस्ट्रक्ट करने का, तो अथॉरिटी हो गई। रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई मेरे को कोई जिम्मेदारी दी गई है उसे पूरा करना, कंप्लीटिंग द असाइन वर्क, कंप्लीटिंग द असाइन वर्क। तो ये कहता है देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि अगर अथॉरिटी ज्यादा होगी तो हम मिसयूज करेंगे। अब तुम्हें एक्टिवा की चाबी दे दी, अधिकार दे दिया, जिम्मेदारी कुछ दी नहीं, कहाँ जा रहे, कहाँ आ रहे, कितने घंटे ट्यूशन है, अब तुम घूमे जा रहे इधर उधर, मिसयूज कर रहे अथॉरिटी का। पर अगर तुम्हें उतनी देर के लिए एक्टिवा दी जाए जितनी तुम्हारी जिम्मेदारी है ट्यूशन की, तो तुम उसे मिसयूज ही नहीं कर पाओगे। क्लियर है। अब जिम्मेदारियां ज्यादा देते हैं और अधिकार तुम्हें देना, तो तुम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाओगे। तो देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हमें कह दिया जी इनके मार्क्स दिलवाओ, और कुछ कह सकते नहीं, तो मार्क्स कैसे दिलवाएं यार, हम इनइफेक्टिव भी तो रह गए, मार सकते नहीं, पीट सकते नहीं, वरना तो तुम्हारे जैसे तो इतनी बुरी कंडीशन है, मैं तो बजाए जाओ जितना बजा सको। बट क्या करें, सीबीएसई ने हाथ रोक रखे, और यही उसका ही बुरा परिणाम है ये। कोई डाउट यहाँ तक क्लियर हो गया। तो देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए सर अगला प्रिंसिपल देखिए भाई, देखिए सर अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो मतलब बहुत सिंपल सा है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल हेनरी बोयल कहता है कि देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। बस इतनी सी बात कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। अब सर क्या मतलब है सेंट्रलाइजेशन का, बहुत ध्यान से समझना। जब टॉप लेवल सारे के सारी पावर, सारे के सारे अधिकार अपने पास कंसंट्रेट करके रख ले, तो उसे बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। व्हेन ऑल द पावर रिमेन्स इन द हैंड्स ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, तो उसे बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। और जब उसी पावर को हम अप टू द लोवेस्ट लेवल तक डिसेंट्रलाइज कर देते हैं, डिस्पर्स कर देते हैं, बांट देते हैं सभी में, सभी के रोल बढ़ा देते हैं, तो उसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो हेनरी बोयल बड़ा सिंपल सा कहता है कि भैया प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में, ना ज्यादा सेंट्रलाइज करो ना ज्यादा डिसेंट्रलाइज करो। सब कुछ सेंट्रलाइज कर लोगे, हर चीज कहोगे कि हमसे पूछ के करो, तो डिले होगा काम के अंदर। और अगर सब कुछ डिसेंट्रलाइज कर लोगे वो केयरलेस हो जाएंगे। अब पेरेंट्स हर चीज सेंट्रलाइज कर ले, कहाँ जा रहा, कब जाएगा ट्यूशन, कितने बजे आया, 5 बजे छुट्टी हुई थी, 5:15 पे हो गए, कहाँ था, तो भाई फिर तो मुश्किल हो जाएगा ना, हर चीज में दिक्कत आएगी। और सब कुछ डिसेंट्रलाइज करके तुम्हारे पे, तो तुम केयरलेस हो जाओगे। तो प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, है ना, ज्यादा भी ना करें और ज्यादा डिसेंट्रलाइज भी ना करें, सीधी सी बात। कोई डाउट यहां तक? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रिंसिपल आता है यूनिटी ऑफ कमांड। बड़ा सिंपल सा फंडा है और इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लो इसके ऊपर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सर यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है? यूनिटी ऑफ कमांड कहता है, चलिए यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि सर देयर शुड बी अ, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है। यूनिटी मतलब एक, कमांड मतलब इंस्ट्रक्शन। तो ये क्या कहता है, क्या कहता है भाई, बहुत ध्यान से, यूनिटी ऑफ कमांड इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं, थोड़ा ध्यान से। ये कहता है एवरी सबऑर्डिनेट शुड गेट इंस्ट्रक्शंस एंड ऑर्डर ओनली फ्रॉम वन बॉस। मतलब एक इंस्ट्रक्शन एक ही जगह से एक ही बार मिले, है ना, कोई डाउट, एक टाइम पर एक इंस्ट्रक्शन मिले। एवरी सबऑर्डिनेट शुड गेट ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन ओनली फ्रॉम वन बॉस एंड ही शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ओनली वन बॉस। क्योंकि अगर एक टाइम पे उसे 2 या 3 इंस्ट्रक्शन एक साथ मिलेगी तो कंफ्यूज हो जाएगा किसके ऑर्डर पहले फॉलो करे और किसके ऑर्डर बाद में। तो इसे बोलते हैं ड्यूल सबऑर्डिनाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? ड्यूल सबऑर्डिनाइजेशन। मतलब एक ही सुपीरियर के लिए हम, है ना, काम कर रहे हैं। एज अ सबऑर्डिनेट हम एक ही सुपीरियर के लिए, 2-3 सुपीरियर के लिए हम काम कर रहे हैं, तो वो गड़बड़ है। तो हमें अवॉइड करनी है ड्यूल सबऑर्डिनाइजेशन। इससे कंफ्यूजन क्रिएट होगी, वो किसके ऑर्डर पहले पूरा करे और किसका ऑर्डर बाद में करे। इससे कभी कभार ना एम्प्लॉइज मजे लेते हैं, जी मैं तो उसका काम कर रहा,
है ना जी, छोटे मालिक ने ये कहा था जी, मैं तो उनका कर रहा हूँ, है ना। बड़े मालिक अब थोड़ा ना पूछने जा रहे उससे, छोटे मालिक से, कि हाँ भाई कहा था या नहीं कहा था, तो वो केयरलेस हो जाते हैं। इसे बोलते हैं जियो पैरिटी। क्या बोलते हैं? जियो पैरिटी। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। तो every subordinate should get order and instruction only from one boss and he should be responsible for only one boss। तो वरना भैया वो मजे लेंगे वर्कर्स कि जी मैं तो उनका काम कर रहा हूँ और चाहे वो कर किसी के भी ना रहे हूँ। क्लियर हो गया यहाँ तक? अगला आता है प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। क्या आता है सर? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है? थोड़ा ध्यान से। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है कि देयर शुड बी अ वन हेड एंड वन प्लान फॉर ऑल द एक्टिविटीज। There should be a one head and one plan for all the activities। हेड का मतलब यहाँ बॉस नहीं है, हेड का मतलब यहाँ टारगेट है, हेड का मतलब यहाँ टारगेट है, समझ गए? तो देयर शुड बी अ वन हेड एंड वन प्लान फॉर ऑल द एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो हमने बैच में तो हमारा टारगेट चल रहा है कुछ और, कि पहले हम ये चैप्टर कराएंगे, फिर ये वाला कराएंगे, फिर ये वाला कराएंगे। घर पे तुम्हारा रिविजन चल रहा है किसी और चैप्टर का, है ना। तो इससे क्या होगा? अब जब हम सैंपल पेपर किसी और चैप्टर कराएंगे, तुम चैप्टर कोई और पढ़ के आ रहे, तुम सैंपल पेपर में जवाब नहीं दे पा रहे। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होनी चाहिए, सब एक ही डायरेक्शन में जाएं, एक ही चैप्टर घर से पढ़ के आए, एक ही अगले दिन आकर एक ही उसी चैप्टर के सैंपल पेपर करें, तो गोल अचीव होगा ना। इससे रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगी, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा, फिर तुम्हें दोबारा पढ़ना पड़ेगा वो चैप्टर, क्योंकि सैंपल पेपर तो अच्छे से हो नहीं पाए, फिर तुम्हें दोबारा पढ़ना पड़ेगा। जब तक उस सैंपल पेपर की बारी आएगी तो वो चैप्टर तुम भूल चुके होंगे, तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होगा। क्या होगा? डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होगा, है ना। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, तालमेल अच्छा नहीं रहेगा यहाँ पर पढ़ने में और आपके पढ़ने में। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए। देयर शुड बी अ वन हेड एंड वन प्लान फॉर ऑल द एक्टिविटीज। तो सारे एम्प्लॉइज एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन पे जाएं। डन। तो इससे यूनिटी ऑफ एक्शन भी आएगा, कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होगा, है ना, और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी नहीं होगा। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूनिटी ऑफ कमांड तो इंपॉर्टेंट है ही, स्केलर चैन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर स्केलर चैन, देखो मेरी बात ध्यान से समझो, चैप्टर पढ़ना जल्दी जल्दी ठीक है, बट जो इंपॉर्टेंट है उस पर टाइम देना पड़ेगा हमें, उस पर हमें एम्फेसिस देना पड़ेगा। मैंने ऑब्जेक्टिव्स नहीं पढ़ाए, मैंने इंपॉर्टेंस नहीं पढ़ाई मैनेजमेंट की, क्योंकि वो थोड़ी इजी होती है, कर लोगे आप। कोऑर्डिनेशन, लेवल्स, नेचर इंपॉर्टेंट था, मैंने बहुत एम्फेसिस दिया। सारे प्रिंसिपल्स पढ़ा रहा हूँ, पर जो इंपॉर्टेंट है उस पर एम्फेसिस दे रहा हूँ, जैसे यूनिटी ऑफ कमांड पे और स्केलर चैन पे दे रहा हूँ। ठीक है, देखो ऐसा कोई पेपर नहीं बना जिसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ना पूछे जाए। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भैया बहुत अच्छे से करके जाने, पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है, लोग तो बताते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हम तुम्हें बता रहे हैं नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन, NYQ। क्या बता रहे हैं तुम्हें? NYQ। तो जान लगा दो। ठीक है, देखो सर स्केलर चैन क्या होता है, देखिए सर स्केलर चैन क्या होता है। देखिए स्केलर चैन का मतलब है कि मैनेजर कहता है कि आप ना क्या करो, देयर शुड बी अ फिक्स्ड पाथ थ्रू विच ऑल द इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो एक फिक्स पाथ होना चाहिए, ठीक है ना, जिसके थ्रू सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो पास होगी। ये नहीं कभी किसी के पास से आ रही है, कभी किसी के पास से आ रही है, कभी किसी के पास से आ रही है। भाई क्लियरिटी होनी चाहिए। प्रिंसिपल एचओडी को बताएगा, एचओडी क्लास टीचर को, क्लास टीचर मॉनिटर को, मॉनिटर स्टूडेंट्स को। तो इससे स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होगा। क्या होगा? स्मूथ फ्लो। ये नहीं किसी के पास रह गई किसी के पास नहीं रही, तो स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा, है ना, एक क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। पता है कि हर बार एचओडी से ही क्लास टीचर को इन्फॉर्मेशन मिलेगी और स्टूडेंट को मॉनिटर से ही मिलेगी। हाँ, बट सर इनकेस इमरजेंसी के कारण तो बेटा हम टेम्पररी अरेंजमेंट क्रिएट कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं गैंग प्लान। तो आप किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हो, तो उसे क्या बोलते हैं हम? गैंग प्लान। क्या बोलते हैं उसे? गैंग प्लान। क्लियर है यहां तक? क्लियर हो गया? चलिए अगला प्रिंसिपल देखिए। अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ये तो भैया दो शब्दों की कहानी है, ध्यान से सुनना। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल हेनरी फ्योल कहता है कि देयर शुड बी अ फिक्स्ड प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड फिक्स्ड सीट फॉर एवरीवन। हर चीज की अपनी एक जगह होनी चाहिए। अब तुम स्कूल से गए या ट्यूशन से गए, कॉपी इधर फेंक दी, है ना, चाबी कहीं और फेंक दी एक्टिवा की। अब कहीं जाने लगे, ढूंढ रहे एक्टिवा की चाबी कहाँ है, चाबी कहाँ है। अगले दिन ट्यूशन में आने लगे, कॉपी पता नहीं कहाँ है, अरे वो तो उसकी एक्टिवा की डिक्की में रह गई। बस, तो इससे टाइम, एनर्जी, एफर्ट वेस्ट होगा, काम सिस्टमेटिक नहीं होगा। आज का काम छूट जाएगा, फिर वो कल इकट्ठा हो जाएगा, ऐसे करते करते पूरा चैप्टर खराब हो जाएगा। समझे? तो देयर शुड बी अ फिक्स्ड सीट फॉर एवरीवन एंड फिक्स्ड प्लेस फॉर एवरीथिंग। डन। अगला प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। अब सर ये क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। चलिए सर देखिए सर,
प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन बहुत सिंपल सी 3 बातें कहता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ना, बच्चों को समझ नहीं आता है ना। अब पढ़ तो तुम लाइव में रहे हो, इसके लिए बहुत एम्फेसिस देना पड़ता है, हाथों हाथ केस स्टडी करानी पड़ती है, जब जाके आप समझ पाते हो, बट हम कोशिश करते हैं कि आपको क्लियर हो जाए। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन भाई मेन एक वर्ड याद कर लो, सिंसेरिटी टुवर्ड्स वर्क, कि भाई ओवरऑल सिंसेरिटी होनी चाहिए वर्कर्स को टुवर्ड्स वर्क, ठीक है ना, काम के टुवर्ड्स सिंसियर होने चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन कहता है कि भैया सिंसियरिटी टुवर्ड्स वर्क। अब सर कैसे पता चलेगा? तो 3 मेन चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है। पहला कि भैया वो क्या करें, ओबे करें रूल्स एंड रेगुलेशंस को, ओबीडियंस करें, है ना, जो भी काम उन्हें दिया जाए ओबे करें उसको, है ना, आज्ञा का पालन करें और रिस्पेक्ट करें अथॉरिटी की। ओवरऑल सिंसियर रहे टुवर्ड्स वर्क, ओवरऑल सिंसियर रहे टुवर्ड्स वर्क। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। बट इसके अंदर केस स्टडी थोड़ी अटपटी सी आती है। केस स्टडी आती है इसको लेकर, एग्रीमेंट और प्रोमिसेस को लेकर। किसको लेकर? एग्रीमेंट और प्रोमिसेस को लेकर, कि मान लो मैनेजमेंट ने एग्रीमेंट करवाया वर्कर्स के साथ, ऑर्डर ज्यादा आ गए थे दिवाली के टाइम पर, और उनसे कहा कि एक काम करो यार, तुम ओवर टाइम कर लो, हम तुम्हें एक्स्ट्रा बोनस देंगे। अब दिवाली भी चली गई, ऑर्डर भी पूरा हो गया और उन्होंने बोनस नहीं दिया। तो जो एग्रीमेंट, जो कमिटमेंट वो उन्होंने वर्कर्स के साथ करी थी, वो उन्होंने फुलफिल नहीं करा। तो विच प्रिंसिपल इज लैकिंग हियर? प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। तो ये वाली चीजें भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं होगा तो यार एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच का जो रिलेशन है वो खराब हो जाएगा, एक अच्छा एनवायरमेंट नहीं रहेगा काम करने के लिए। तो ये ध्यान रखना है। डन। अगला आता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। क्या आता है? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। अब सर ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी कहता है कि भैया मैनेजमेंट को ना इक्वल ट्रीट करना चाहिए अपने सभी इंप्लॉइज को। ये नहीं किसी को तो अनड्यू फेवर कर रहे हैं और किसी को नेग्लेक्ट कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी को तो छुट्टी दिए जा रहे हैं और किसी को मना कर रहे हैं, इमरजेंसी भी है तब भी मना कर रहे हैं कि सैलरी कटेगी, तो गलत है ना। इससे एम्प्लॉय और एम्प्लॉय का रिलेशन खराब होता है ना, और ऐसा सही नहीं रहेगा, है ना। तो आपको क्या करना है? इक्वल ट्रीट करना है अपने एम्प्लॉइज को। ये नहीं किसी को अनड्यू फेवर कर रहे हो और किसी को आप नेग्लेक्ट कर रहे हो, तो इससे अच्छा एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं होगा। होता नहीं, मान लो ट्यूशन कोई बच्चा पढ़ता है स्कूल का, तो टीचर थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं, या दूसरे बच्चों को पनिश कर रहे हो उसे नहीं कर रहे, तो आप बोलते हो ना यार ट्यूशन में पढ़ता है ना इसलिए, तो ये चीज आ जाती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। डन। अब आता है प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। क्या आता है? प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। सर ये क्या होता है? ध्यान से समझना है। ये कहता है कि भैया एम्प्लॉइज को ना जो आप रेम्यूनरेट कर रहे हो, सैलरी और वेजेस दे रहे हो, जो आप कंपनसेट कर रहे हो, है ना, वो आप कैसे करो? वो आप 3 चीजों के बेसिस पे करो। पहले आप नेचर ऑफ वर्क के हिसाब से करो, सी है तो उस हिसाब से दो, अकाउंटेंट है तो उस हिसाब से दो। दूसरा, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से दो। किसके हिसाब से? कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से। प्रॉफिट में तो भाई बोनस दो, उनकी वजह से ही तो हो आप। तो ये ध्यान रखना, बोनस वाली केस स्टडी एग्जाम में आ चुकी है। डन। ये ना बोर्ड समरी है, ये क्रक्स है, नोट्स नहीं है ये। तो जो भी 2015 से जब से केस स्टडीज आनी शुरू हुई है, 14-15 से, और अब तक जो भी केस स्टडी में पूछा जा चुका है कंटेंट टॉपिक से रिलेटेड, वो हमने स्लाइड पे डाला हुआ है। तो अगर बोनस वाली बात बोली है तो ऐसे ही नहीं बोली, ये ध्यान रखने हैं आपको सारे कीवर्ड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो नेचर ऑफ वर्क के हिसाब से। किसके हिसाब से? नेचर ऑफ वर्क के हिसाब से। डन। दूसरा, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से और कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से। डन। आगे बढ़ते हैं। अब आता है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। क्या आता है? प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। ये क्या कहता है कि देखो, ये कहता है कि जब भी आप प्लान्स या पॉलिसीज फॉर्मुलेट करो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो एक बार आप अपने एम्प्लॉइज को अपॉर्चुनिटी दो कि वो भी इनिशिएटिव ले सके यार, बिकॉज ग्राउंड लेवल पे तो वो वर्क कर रहे हैं ना, उनके पास बेटर आइडियाज है ना। अब तुमने अकाउंट में तो छुट्टी दी, एक फिजिकल में दे दी, 4 गलत है ना। तुम्हें पता ही नहीं किस सब्जेक्ट में क्या करना है, एक बार टीचर से बिठा के पूछ लो ना। एक तो उनका मोराल बढ़ेगा, उन्हें इंपॉर्टेंस फील होगी, देखो हमारे से बिना पूछे डेट शीट फाइनलाइज नहीं होती, बाहर जाके 10 को कहेंगे, समझ रहे हो। तो इससे क्या होगा? वो उनका भी वो भी मोटिवेट होंगे, वो भी सेटिस्फाई रहेंगे। डन। तो मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू कैरी आउट प्लान्स एंड पॉलिसीज। तो बिफोर फॉर्मुलेटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज, मैनेजमेंट शुड कंसल्ट विद द एम्प्लॉइज। मैनेजमेंट शुड कंसिडर द आइडियाज, ओपिनियन, व्यूज ऑफ द एम्प्लॉइज। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। अब आता है सर क्या? प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। अब सर ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। ठीक है, देखो बेटा,
अभी एक बच्चा कह रहा है कि भैया नींद आ रही है, भाई देख सो जा, फिर पेपर में भी सो जाइयो। हाँ भाई, धैर्य कह रहे हैं कि भैया मार्क्स मिल जाएंगे, एक बार जरा भाई कॉपी ढंग से आगे इवेल्युएट कर लेना भैया, सबको बांट दी हमने, चेक कर लेना, जिससे मर्जी चेक करवा लेना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, ठीक है सुनेजा जी, आगे बढ़ते हैं भाई। अरे पढ़ लो भाई, इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा। वाधवा जी बिल्कुल, आपको इंपॉर्टेंस लास्ट में जरूर बताएंगे। चलिए किसी को कुछ भी कहना है भैया बोल दो। स्पाई एक्स भाई बिल्कुल खाना खा लिया। चलिए किसी को कुछ कहना है, मैं चैट देख रहा हूँ बेटा, अभी कोई भी कुछ बोलना है, अभी तक जितने प्रिंसिपल पढ़े हैं या टॉपिक पढ़े हैं। देखो बेटा आपको ना, आप अपनी नींद सेक्रीफाइस करके आप लाइव देख रहे हो, तो मेक श्योर कि यार ये ना फ्रूटफुल रहे। कुछ बच्चों के चक्कर में कुछ मजे लेने आए, वो मजे ही लेते रहेंगे बेटा, आप अपना ध्यान दो। चलिए बहुत बढ़िया भाई, हमें भी मोहब्बत है स्पाई एक्स पर, है कौन है स्पाई एक्स। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सर बेटा इतना टाइम तो है नहीं यार तेरे लिए गैस करें, चल आगे देख बेटा। प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। अब प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर क्या कहता है, ये कहता है कि भैया मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड रीजनेबल टाइम टू देयर एम्प्लॉइज, ठीक है। दे नेवर रिंट्रेंच, बेटा एक वर्ड यूज कर रहा हूं कि स्टडी में यूज होता है, रिंट्रेंच मतलब ले ऑफ करना, फायर करना। तो मैनेजमेंट शुड नॉट रिंट्रेंच देयर एम्प्लॉइज फ्रिक्वेंटली, मतलब एकदम से नहीं निकालना, या ट्रांसफर देयर एम्प्लॉइज फ्रिक्वेंटली, ना उन्हें एकदम से ट्रांसफर करना इधर से उधर। दे शुड प्रोवाइड रीजनेबल टाइम टू शोकेस देयर टैलेंट, क्योंकि टाइम लगता है यार, धोनी पहली बारी में थोड़ा ना चला था, टाइम तो देना पड़ेगा ना, एक दो मैच तो खिलाने पड़ेंगे ना, तो ये फंडा है। डन। और थोड़ा फैमिलियर होने में ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ, एम्प्लॉइज एक्जिस्टिंग एम्प्लॉइज के साथ थोड़ा टाइम लगता है। डन। तो मैनेजमेंट को एकदम से जॉब से निकालना चाहिए बेटा, अगर ऐसा करेंगे ना तो 10 के मन में डर आएगा कि यार इसे निकाल दे कल हमें निकाल देंगे, तो ऐसे जॉब छोड़ छोड़ के जाना शुरू कर देंगे सब, जिसे हम बोलते हैं लेबर टर्नओवर। क्या बोलते हैं? लेबर टर्नओवर। अब नया लाओगे उसमें और खर्चा, पहले उसे लाने में खर्चा होगा, एडवर्टाइजमेंट वगैरह करना पड़ेगा, उसकी रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी, फिर उसे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। जितना पुराने वाला काम कर रहा था उतना नए वाला तो नहीं करेगा, उस एफिशिएंसी तक पहुंचने में उसे टाइम लगेगा, इससे अच्छा तो पुराने वाले को ही टाइम दे देते हैं। तो ये फंडा है। आगे बढ़े। अब आता है प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ठीक है। अब सर ये क्या है? बड़ा सिंपल सा फंडा है, बहुत ध्यान से समझना है। देखो कभी कभार क्या होता है, जब हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहे होते हैं, कभी कभार ना हम अपने पर्सनल इंटरेस्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कंपेयर टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट से। तो मैनेजमेंट ये कहता है कि आपको अपने एम्प्लॉइज को ये फील कराना है कि भैया ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट इज बिगर देन द इंडिविजुअल इंटरेस्ट, ठीक है ना, क्योंकि भैया वो सबके इंटरेस्ट से मिलकर बना है, आपकी जरा सी लालच में पूरा खराब हो जाएगा। मान लो देखो भाई क्या हुआ, बीएसटी का सिलेबस पूरा हो चुका है, इको का सिलेबस पूरा हो चुका है, इंग्लिश का पूरा हो चुका है, प्री बोर्ड होने हैं, अकाउंट्स का नहीं हुआ। अब अकाउंट्स वालों से कहा कि भैया तुम इनका एक्स्ट्रा क्लासेस ले लो और इनका सिलेबस पूरा करा दो, प्री बोर्ड हमारे टाइम पे हो जाएंगे। कह रहा जी नहीं मैं तो नहीं ले सकता, मेरी तो कोचिंग होती है, मैं तो नहीं ले सकता एक्स्ट्रा क्लास। तो वो अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट की वजह से पूरी ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को, है ना, नेग्लेक्ट कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, क्या होगा? सिस्टमेटिक वर्किंग नहीं होगी। क्या नहीं होगी? सिस्टमेटिक वर्किंग नहीं होगी। तो ये एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं हो रहा है। तो एम्प्लॉइज को ये ध्यान रखना है कि ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट इज बिगर देन द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। क्लियर है यहां तक? क्लियर है? तो इससे सिस्टमेटिक वर्किंग नहीं होगी, ठीक है, रॉन्ग प्रैक्टिसेस होंगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई क्वेरी? देखिए सर अगला प्रिंसिपल आता है लास्ट, हेनरी फ्योल का लास्ट प्रिंसिपल है, फिर हम एफडब्ल्यू टेलर के पढ़ेंगे, तो इसके 14 प्रिंसिपल्स हमारे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। देखिए एस्पिरिट डी कॉर्प्स, क्या बेटा?
एस्पिरिट डी कॉर्प्स, नाम पे मत जाओ, मीनिंग समझते हैं। एस्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब है यूनिटी इज स्ट्रेंथ। बेटा बहुत ध्यान से समझना, केस स्टडी के पॉइंट से समझाऊंगा। एस्पिरिट डी कॉर्प्स, अब एस्पिरिट डी कॉर्प्स का क्या मतलब है? यूनिटी इज स्ट्रेंथ। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल हेनरी फ्यूएल कहता है कि यार ना मैनेजमेंट को ना आपको एम्प्लॉइज को फील कराना है टीम स्पिरिट, आपको रिप्लेस करना है आई को विद वी। जब भी आप कोई काम दो, असाइन करो, तो एज ए टीम दो। अब मान लो फॉर एग्जांपल 100 यूनिट बननी है, अब 10 वर्कर हैं, मैं पहले को बुलाऊंगा हाँ भाई तुझे 10 बनाने हैं, दूसरे को बुलाऊंगा हाँ भाई 10 बनाने हैं, तीसरे को बुलाऊंगा हाँ भाई 10 बनाने हैं, चौथे को बुलाऊंगा हाँ भाई 10 बनाने हैं, जाओ। अब किसी वजह से कोई इंप्लॉय बीमार हो जाता है और वो अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाता, 9 ने कर लिए, 9 ने 90 यूनिट बना दी और 10वें वाले ने नहीं बना पाया, तो अब वो सिर्फ अपने पे फोकस करेंगे, उन्हें दूसरे से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने एक एक को इंडिविजुअल असाइन किया। अब 90 जो यूनिट बनी है वो भी बेकार, क्योंकि ऑर्डर तो पूरा ही जाएगा। तो मैनेजमेंट को ना रिप्लेस करना है आई को विद वी, तो उन्हें 10 के 10 को एक साथ बुलाना था और कहना था कि भैया हमें मिलके 100 यूनिट बनानी है। तो अगर एक आधा बीमार भी हो जाता ना तो वो मिलके हेल्प करते उसकी। तो एक टीम स्पिरिट हमें प्रमोट करनी है। इससे क्या होगा? एक कॉपरेशन की फीलिंग आएगी, हार्मनी की फीलिंग आएगी, एक यूनिटी ऑफ एक्शन आएगा। तो एस्पिरिट डी कॉर्प्स, एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। कोई क्वेरी यहां तक? आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई भी क्वेरी हो तो बताओ बेटा। बताइए बेटा, यहां तक कोई क्वेरी किसी बच्चे को? चलिए बहुत बढ़िया भाई, एक बार सब बच्चे थम्स अप करो भाई। हेनरी फ्यूएल के 14 प्रिंसिपल्स खत्म हो गए हैं, क्या पता भाई इसी में से ही आ जाएं। एक बार सब थम्स अप करो भाई जल्दी से। जल्दी से भाई, काम नहीं चलेगा ऐसे। चलिए ओके बेटा, ओके आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एफ.डब्ल्यू. टेलर की। किसकी बेटा? फेडरिक विलियम टेलर की। देखो ये शॉर्ट ट्रिक है सारे हेनरी फ्यूएल के प्रिंसिपल्स की। CID यूजर यूज सोडा, CID यूजर यूज सोडा। तो ये शॉर्ट ट्रिक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर की। किसकी बेटा? एफ.डब्ल्यू. टेलर की। बहुत आराम से समझना है, ठीक है भाई। शेयर कर दो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ बेटा, थोड़ा वो भी पढ़ लेंगे। जितने ज़्यादा बच्चे होंगे तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि यार नहीं यार और पुश करते हैं, है ना। सारे चैप्टर्स कवर करा के ही आज मीटिंग एंड करेंगे, लाइव सेशन एंड करेंगे। थोड़ा सा आप भी पुश करो, ठीक है। जो भी आपके फेयरवेल वाले ग्रुप हैं, है ना, उसमें मत डाल देना। कुछ बच्चे कह रहे थे अभी फेयरवेल वाले ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। चलो मैं आइडिया नहीं दे रहा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। वाह, थैंक यू स्पाई एक्स, ध्यान रखने के लिए भाई इतना, ठीक है भाई। वाह, इतना ध्यान तो यार आजकल तुम्हारी भाभी नहीं रख रही जितना ये स्पाई एक्स रख रहा भाई, क्या बात है भाई। वाह, चलिए आगे बढ़ते हैं। लो जी, ये स्पाइस एक्स को तो भैया ब्लॉक करना पड़ेगा, तो समझ नहीं आ रहा कौन है। आगे बढ़ते हैं। देखिए सर, बहुत आराम से समझना है, ठीक है। कोई जल्दी नहीं है किसी भी चीज की, ठीक है। अब एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं। ऐसे पढ़ो कि दोबारा पढ़ना ना पड़े, ठीक है। एग्जाम में कुछ लिख के ही नहीं आ पाए तो फिर क्या फायदा,
देखिए सर एफ डब्ल्यू टेलर, देखो ध्यान से समझना है। एफ डब्ल्यू टेलर एक साइंटिस्ट थे। कौन थे? साइंटिस्ट। दोनों की अप्रोच में बहुत फर्क था, दोनों की अप्रोच में बहुत फर्क था, ठीक है। हेनरी फ्योल का जो पर्सपेक्टिव लेवल था वो था टॉप लेवल, एडमिनिस्ट्रेशन। वो ये कहते थे कि अगर मैंने टॉप लेवल को सुधार दिया तो मैनेजमेंट अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो 14 के 14 प्रिंसिपल जो भी हमने पढ़े वो टॉप लेवल के हिसाब से थे, है ना, कि काम कैसे बांटना है, कौन किसको कमांड देगा, एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए, टीम वर्क प्रमोट होना चाहिए, है ना, सब चीज ऑर्डर में होनी चाहिए, ना ज्यादा सेंट्रलाइज करो ना ज्यादा डिसेंट्रलाइज करो, जिसको जितनी अथॉरिटी दे रहे हो उसके हिसाब से उसे जिम्मेदारी दो, है ना। तो यहाँ सारे प्रिंसिपल क्या थे? टॉप लेवल के लिए थे, है ना। वो ये मानते थे टॉप लेवल अच्छा होना चाहिए। बट एफ डब्ल्यू टेलर का मानना थोड़ा अलग था। उनकी जो पर्सपेक्टिव लेवल थी वो लोअर लेवल थी। वो ये मानते हैं कि अगर भैया लोअर लेवल अपना काम सही से करेगी तभी तो मैनेजमेंट होगा। बैठे रहो तुम एसी कैबिन में बैठ के। हेलो, आवाज आ रही है बेटा? सर हमारी बैटरी तो अभी फुल चार्ज है, हम तो आपके साथ खड़े हैं, बट यहाँ माइक ने धोखा दे दिया बेटा। हाँ जी, माइक ने धोखा दे दिया है यहाँ पर। अब रुकना पड़ेगा हमें माइक जब तक थोड़ा सा चार्ज नहीं हो जाता। पहले आप बताइए यहाँ तक आवाज आ रही है? आ गई? काम चल जाएगा या थोड़ा इको कर रही है? काम चल जाएगा या बताइए नहीं? चलिए बाबा जी पूरा इच्छुक है। हाँ जी अवनी आप बताइए, गुज्जर जी क्या प्रॉब्लम है? हाँ जी गुज्जर जी क्या प्रॉब्लम बेटा? चलिए, और आवाज काम चल जाएगा बाबा जी कह रहे हैं, बाकी और बच्चे बताओ भाई। जल्दी से बताइए बेटा, फिर हम आगे शुरू करें। चलिए दो तीन बच्चे कह रहे हैं कि भैया काम चल जाएगा। चलो जब तक माइक चार्ज होते हैं तब तक हम ऐसे करते हैं और फिर हम, ठीक है, माइक यूज कर लेंगे। चलिए जल्दी से इसे खत्म करते हैं, ठीक है। देखिए सर, है ना, इसको चार्जिंग पे लगा देते हैं बेटा, जिससे हम यूज कर पाए थोड़ी देर में इसको। भैया एक प्रॉब्लम है, बताइए भैया अपनी गुजर जी क्या प्रॉब्लम है? रुके मैं आपके लिए।
चलिए एक प्रॉब्लम है, बताओ भाई गुज्जर जी क्या प्रॉब्लम है, वेट कर रहे हैं। आज तो आप प्रॉब्लम बताओगे तो आगे बढ़ेंगे। बताइए क्या प्रॉब्लम है, आज तो आप बताओगे तभी बताएंगे। क्या कह रहे हो कि आप क्यों, आप शार्डन वाले को मार्क्स क्यों देते हो फॉर प्रमोशन, मतलब मार्क्स क्यों देते हो, मतलब शार्डन वालों को मार्क्स क्यों देते हो, मतलब ट्यूशन में जो बच्चे शार्डन में पढ़ते हैं उनको, बाकी के कंपैरिजन में। और जो ट्यूशन में पढ़ते हैं वो वाले या क्या? अच्छा बेटा नहीं, आपको गलत फहमी है, ऐसा होता है जनरली, सबको ऐसा लगता है। मैं अगर किसी और स्कूल में पढ़ाता था पहले, वो तब भी ऐसे कहते थे, या कोई और टीचर भी होता है वो कहते हैं। आप एक काम करना, जब कॉपीज दिखाते हैं ना, आप उनकी अच्छे से इवेल्युएट करना, उनकी भी अच्छे से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए सर, अब बात करते हैं एफडब्ल्यू टेलर की। सर तो मैंने अभी आपको समझाया, एफडब्ल्यू टेलर की जो पर्सपेक्टिव लेवल था वो लोअर लेवल था। वो ये मानते थे कि अगर लोअर लेवल बेटर अपना काम सही से करेगा तो गोल अपने आप अचीव होगा, ठीक है ना। तो उनका पर्सपेक्टिव लेवल ये था, ठीक है। तो उन्होंने जितने भी प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स एफडब्ल्यू टेलर ने डेवलप करी है वो सारी लोअर लेवल को ध्यान में रखते हुए करी है, ठीक है। और हाँ, वो एक साइंटिस्ट थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए सर, तो सबसे पहले बात करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट की। किसकी बेटा? साइंटिफिक मैनेजमेंट की। तो बस सारा इसी में छुपा हुआ है। तो जो एफडब्ल्यू टेलर थे वो थे फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। कौन थे? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और हेनरी फेयोल थे फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। तो थोड़ा ध्यान से समझते हैं, ठीक है। देखिए सर, थोड़ा ध्यान से समझते हैं। सर साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या है समझते हैं, ठीक है। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या है समझते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, देखते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या है। देखिए सर, साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब है कि मैनेजमेंट करना है साइंटिफिक इंक्वायरी के बेसिस पे। मतलब कोई भी काम जो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कर रहे हो वो साइंटिफिक इंक्वायरी के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप अपनी पर्सनल जजमेंट, पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप कर रहे हो, तो ऐसे नहीं करना। मान लो आप चाय बना रहे हो तो एक तो तरीका आप अंदाजे से करो, पर्सनल जजमेंट के बेसिस पे, पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे, चीनी अदरक इलायची अपने हिसाब से। तो कोई मीठा तेज होगा, कोई मीठा कम रह जाएगा, कभी चाय पत्ती ज्यादा होगी, कभी चाय पत्ती कम रह जाएगी। तो ये नहीं करना चाहिए। तो एक कैसे करना चाहिए? साइंटिफिक इंक्वायरी के बेसिस पे। आपको पता होना चाहिए कि चाय बनाने में कितना डलना है, रो मटेरियल, आप उस हिसाब से यूज करो, तो हर बार रिजल्ट सेम आएगा। ये क्या तरीका हुआ? जजमेंट के बेसिस पे, आप पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो ये तो चलो चाय वाला एग्जांपल हो गया। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में हजार काम है, तो आप जो भी काम कर रहे हो साइंटिफिकली करना है। तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, अंगूठा छाप की तरह काम नहीं करना, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ठीक है ना। तो ट्रायल और एरर मेथड में नहीं करना कि हिट करेंगे मिस हो गया, हिट करा मिस करा, है ना। ये नहीं कि कभी ना कभी तो हिट होगा, नहीं भाई, ट्रायल और एरर नहीं करना। इसमें आपकी रिसोर्सेज वेस्ट होगी, टाइम एनर्जी एफर्ट वेस्ट होगा। तो भाई साइंटिफिक इंक्वायरी के बेसिस पे करो, जो बेस्ट तरीका है उसके थ्रू करो काम। तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो चार प्रिंसिपल है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। तो पहला है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, कि आपको साइंटिफिक अप्रोच को अडॉप्ट करना है, ना कि ट्रेडिशनल अप्रोच को। डन। दूसरा आता है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अब ये क्या है सर? है ना, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इससे पहले हम आपको पढ़ाएंगे हार्मनी नॉट डिस्कार्ड। क्या पढ़ाएंगे? हार्मनी नॉट डिस्कार्ड। थोड़ा ध्यान से देखो, क्या होता है, मैनेजमेंट को ये लगता है कि वर्कर हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, हम इन्हें वेजेस दे रहे हैं तो इनके घर चल रहे हैं। और वर्कर्स को ये लगता है कि हम काम कर रहे हैं तो ये फैक्ट्री वाले मजे ले रहे हैं, अगर हम काम बंद कर दे तो सड़क पे आ जाएंगे।
तो मैनेजमेंट वर्कर को कुछ नहीं समझ रहा, वर्कर मैनेजमेंट को कुछ नहीं समझ रहे। तो ये गलत है। जो आइडियोलॉजी, जो माइंडसेट, एक नजरिया दोनों ने एक दूसरे के लिए बना रखा है, जो पर्सपेक्टिव बना रखा है, उसमें बदलना है। इसे दूसरा नाम है इसका मेंटल रिवॉल्यूशन। इस प्रिंसिपल का दूसरा नाम है मेंटल रिवॉल्यूशन। तो जो आइडियोलॉजी है, जो पर्सपेक्टिव है, जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, हमें वो खत्म करनी है। मैनेजमेंट को हमें रियलाइज करना है वर्कर्स की इंपॉर्टेंस को, और वर्कर्स को हमें रियलाइज कराना है मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस को। ठीक है ना, कि भैया एक दूसरे के बिना काम नहीं चलेगा। क्लियर है? तो हार्मनी नॉट डिस्कार्ड, हार्मनी नॉट डिस्कार्ड। अब आता है क्या बेटा, तो हार्मनी होनी चाहिए, ना कि लड़ाई झगड़े। तो वर्कर्स को भी कोई भी अननेसेसरी कोई डिमांड नहीं करनी चाहिए, स्ट्राइक नहीं देना चाहिए, और मैनेजमेंट को भी ये नहीं छुट्टी नहीं दे रहे हैं, और गुड वर्किंग कंडीशन नहीं है, लाइटिंग नहीं है, स्टाफ वॉशरूम नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैनेजमेंट को वर्कर्स की इंपॉर्टेंस और वर्कर्स को मैनेजमेंट की। अब आता है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। क्या आता है? कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, अच्छा वॉइस क्लियर नहीं आ रही है बेटा, थोड़ी देर तो रुकना पड़ेगा कि माइक हमारे चार्ज हो जाए। बिल्कुल काम नहीं चलेगा, हार्मनी नॉट डिस्कार्ड समझ लिया है? अभी तो इसको टाइम लगेगा। अभी तो टाइम नहीं लगेगा भाई इसको चार्ज होने में। सैनी जी थोड़ा कोशिश करो। ठीक है सैनी जी, थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी आपको। चलिए, तो बात कर रहे थे हार्मनी नॉट डिस्कार्ड की। तो हमने आपको समझाया कि भैया जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है ना मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में, उसे खत्म करना है। तो जो आइडियोलॉजी, जो पर्सपेक्टिव वर्कर्स का मैनेजमेंट के लिए लेकर है, या मैनेजमेंट को वर्कर्स को लेकर है, उसे बदलना है। ठीक है, वर्कर्स को भी काम अगर कोई अननेसेसरी डिमांड नहीं करनी चाहिए, स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए, और मैनेजमेंट को भी ध्यान रखना है, छुट्टी देनी है तो दे दो, है ना, ये सब चीजें। आगे बढ़ते हैं। अब आगे कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। सर ये उससे भी आगे की बात आता है। ये कहते हैं हार्मनी का ध्यान तो रखना ही है, बट कोई भी प्लान या कोई भी पॉलिसी फॉर्मुलेट करने से पहले आप एक बार वर्कर से कंसल्ट कर लो बिफोर फॉर्मुलेटिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज। आप उन्हें भी इनिशिएटिव लेने दो। तो जैसे हेनरी फ्योल का एक प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, ये बिल्कुल सेम हुई है। तो अगर केस स्टडी में आ जाए ना, या क्वेश्चन आ जाए कि नेम द प्रिंसिपल ऑफ एफडब्ल्यू टेलर व्हिच इज द रेप्लिका ऑफ वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल, परछाई ऊपर छाई, तो वो कहेगा प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। तो बिल्कुल ही प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव जैसा है। तो ये उसका भी एक्सटेंशन है, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, उसका भी एक्सटेंशन है। किसका? हार्मनी नॉट डिस्कार्ड का, हार्मनी नॉट डिस्कार्ड का। तो हार्मनी तो रखनी रखनी है, बट साथ में हमें उन्हें इनिशिएटिव भी लेने देना है, हमें उन्हें अपॉर्चुनिटी देनी है कि वो भी क्या कर सके, प्लान एंड पॉलिसी फॉर्मुलेट करने में, है ना, इनिशिएटिव ले सके, क्योंकि उनके पास बेटर आइडिया है ना। एक तो वो मोटिवेट होंगे कि यार देखो हमारे बिना पत्ता नहीं हिलता, हमसे पूछा जाता है पहले, डन। वो भी सेटिस्फाइड फील करेंगे कि हाँ हमारे जो टैलेंट है उसे यूटिलाइज किया जा रहा है। तो ये बनता है, कोई दिक्कत? चलिए लास्ट, डेवलपमेंट ऑफ द वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। देखो कोई भी संस्था, उसकी जो एम्प्लॉइज है वो उसके प्रिंसिपल असेट है। स्कूल चाहे कितना भी अच्छा हो, पैनल लगे हुए हो, है ना, अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट हो, हाई एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पर टीचर ही अच्छा ना हो पढ़ाने के लिए, तो बेकार है यार। हॉस्पिटल चाहे कितना बढ़िया, डॉक्टर बढ़िया ना हो, बेकार है ना। तो एम्प्लॉइज मैटर करते हैं। तो आप उनकी एफिशिएंसी मैटर करती है। वो जितने एफिशिएंट होंगे, जितने ट्रेंड होंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी, तो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो डेवलपमेंट ऑफ द वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, डेवलपमेंट ऑफ द वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। क्लियर है यार? तो आप कोशिश ये करो कि जो आपके वर्कर्स हैं वो अपनी फुल पोटेंशियल में वर्क करें, क्योंकि अगर वो अपना बेस्ट देंगे तो ऑर्गेनाइजेशन अपना बेस्ट देगी। क्लियर है? डेवलपमेंट ऑफ द वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। अब ये दो तरीके से किया जा सकता है, थोड़ा ध्यान से। पहला, जब आप एम्प्लॉय ला रहे हो तो ध्यान से लेकर आओ कि उसके पास वो स्किल अवेलेबल है या नहीं है जो आपको रिक्वायर्ड है। ये नहीं आपने किसी को भी रख लिया,
ठीक है ना। दूसरा, जब आप ले आए दूसरा ट्रेनिंग प्रोवाइड करो जिससे उन्होंने बेस्ट दे। तो ये 4 प्रिंसिपल है, चारों स्वाहा। अब आती है टेक्निक्स। क्या आती है भाई? टेक्निक्स। बताइए यहां पे किसको कोई क्वेरी? हाँ जी, यहां पे कोई क्वेरी? जल्दी से देखिए सर, अब टेक्निक्स की बारी, फटाफट टेक्निक्स खत्म करते हैं। देखो पहली टेक्निक आती है इसके अंदर मेथड स्टडी। देखो हर काम को करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो एडब्ल्यू टेलर कहता है कि पहले जो बेस्ट तरीका है उसे देख लो और फिर उस काम को उस तरीके से करो। ये ट्रायल और एरर मेथड नहीं होना चाहिए कि ट्राई करेंगे एरर आएगा, ट्राई करेंगे एरर आएगा। अरे पहले जो बेस्ट तरीका है उससे करो। जब मुझे मान लो आपको ट्यूशन आना है, पहले आप दूसरी गली में से आ रहे हो, टाइम लग रहा है, दूसरी से आ रहे हो, फिर टाइम लग रहा है, फिर आप इससे आए, अरे पहले मैप में देख लो या किसी से पूछ लो सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है, तो आपके एनर्जी वेस्ट होगी। तो वन बेस्ट वे टू डू अ पर्टिकुलर जॉब, वन बेस्ट वे टू डू अ पर्टिकुलर जॉब, तो जो सबसे बेस्ट तरीका है ना उसके थ्रू वो काम करो, तो इसे बोलते हैं क्या? मेथड स्टडी। अब देखो दूसरा आता है मोशन स्टडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। मोशन का मतलब हो गया मूवमेंट्स, मोशन का मतलब हो गया मूवमेंट्स। तो सर मोशन स्टडी का क्या मतलब है? तो देखो बेटा, आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपके जो एम्प्लॉइज है वो भी नंबर ऑफ मूवमेंट्स लेंगे, जो मशीन है वो भी नंबर ऑफ मूवमेंट्स लेंगी। तो स्टडी ऑफ मूवमेंट इज नोन एज मोशन स्टडी। तो जिससे हम क्या कर सके? एलिमिनेट कर सके अननेसेसरी मूवमेंट्स को, जिससे हम एलिमिनेट कर सके अननेसेसरी मूवमेंट्स को, तो मोशन स्टडी करना बहुत जरूरी है। अब जैसे एक एग्जांपल आया कि भाई 10 मशीनें 10 वर्कर काम कर रहे हैं गारमेंट फैक्ट्री के अंदर। अब मशीनों में मोल्ड होते हैं, एक्सल, डबल एक्सल, एल, एस, एम साइज, तो वो चेंज करने पड़ते हैं। तो अब वर्कर मान लो एक्सल साइज की टी शर्ट काट रहा है, अब उसे डबल एक्सल काटनी है तो उसे मोल्ड चेंज करना पड़ेगा, तो उसे टूल चाहिए उसके लिए। और वो स्टोर रूम में जाता है, टूल बॉक्स में टूल लाता है, मोल्ड चेंज करता है, फिर टूल बॉक्स में टूल रखने जाता है, फिर आगे काम शुरू करता है। इसमें 15 मिनट लग गए, 1 मिनट में 1 यूनिट बनती है, 15 यूनिट का नुकसान है। अगर उसे दिन में 3 बार भी ऐसा करना पड़ गया 45 यूनिट का नुकसान है। 10 वर्कर है 450 यूनिट का नुकसान है। अरे मेरे भाई तुम्हें तो टूल बॉक्स ले आओ यहाँ, 10 के 10 मशीन के बाद टूल बॉक्स रखवा दो। क्लियर हो गया? तो जो अननेसेसरी मूवमेंट हो रहे हैं उसे एलिमिनेट कर पाएंगे, इसे बोलते हैं मोशन स्टडी। बताओ भाई समझ आया नहीं आया? क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आता है इसके अंदर टाइम स्टडी। देखो हर काम को करने का एक टाइम होता है, तो आपको क्या करना है कि स्टैंडर्ड टाइम निकालना है टू डू अ पर्टिकुलर जॉब। उससे ज्यादा लग रहा है तो वो इनएफिशिएंट है, उससे पहले कर रहा है तो वो काम सही से कर ही नहीं रहा, जब उस काम को करने में लगता है इतना टाइम है। क्लियर है ना? तो टाइम स्टडी से हमें ये आइडिया हो जाता है कि मान लो फॉर एग्जांपल दिल्ली जाना है, 2 घंटे लगते हैं, अब वो जल्दी पहुंच रहा है तो बहुत तेज चला के गया, सही नहीं है वो ड्राइवर, और लेट पहुंच रहा है तो वो एफिशिएंट नहीं है। तो ये फंडा है टाइम स्टडी से, ये क्लियरिटी मिल गई हमें। डन। अब आता है फैटीग स्टडी, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। फैटीग मतलब थकावट। अब जो ह्यूमन रिसोर्स है संस्था के अंदर वो एक एक्टिव रिसोर्स है, तो थकेगी भी, तो लगातार काम कराना सही नहीं है ना? इससे अच्छा तो आप बीच में रेस्ट दे दो जिससे वो अपनी एनर्जी को रीगेन कर पाए और रिफ्रेश हो जाए, है ना? लगातार पढ़ाना तो एफिशिएंसी घट जाती है। आप देखो आपको 4 पीरियड के बाद इंटरवल दे सकते हैं जिससे 5th 6th पीरियड में आपकी एनर्जी रीगेन हो जाए, है ना? तो पहले पीरियड में जो एनर्जी थी दूसरे में वो डाउन, तीसरे में वो डाउन, चौथे में वो डाउन, लगातार बढ़ाते रहेंगे तो 5वें 6वें में कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो आपको बीच में इंटरवल दे देते हैं जिससे आप अपनी एनर्जी को रीगेन कर सको और 5वें 6वें पीरियड में आप फिर से उसी एनर्जी के साथ आप पढ़ाई कर सको। दैट्स कॉल्ड फैटीग स्टडी ना, कि कितनी देर बाद और कितनी देर का रेस्ट इंटरवल देना है, कितनी देर बाद और कितनी देर का रेस्ट इंटरवल देना है। अब पायलट से लगातार मैं फ्लाइट उड़वाता रहूं तो भाई वो क्रैश कर देगा, उसे रेस्ट देना जरूरी है। क्लियर है? यहां तक आगे बढ़ते हैं। अब आता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंपलीफिकेशन। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंपलीफिकेशन। बेटा स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है फिक्स करना क्वांटिटी, क्वालिटी, शेप, साइज, कलर, डिजाइन, क्वालिटी, हर तरीके के एस्पेक्ट को, जिससे कस्टमर को हमें सेम सेटिस्फेक्शन मिले। आप मैकडी एंड मंसूरपुर वाले जो हमारे मुजफ्फरनगर के अंदर है वहां से आप आलू टिक्की बर्गर ले लो, या इंडिया के अंदर जितने भी आउटलेट्स हैं आप वहां से ले लो, आपको सेम टेस्ट मिलेगा। क्यों? उन्होंने स्टैंडर्डाइज किया हुआ है ना? पैटी को कुक करने का जो टाइम है, उसके अंदर जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, सब स्टैंडर्डाइज है। बट आप किसी नॉन ब्रांड आउटलेट से अगर आप बर्गर खाते हो, एक कभी मेयोनीज ज्यादा होगी, कभी मेयोनीज कम होगी, कभी पैटी ओवर कुक्ड होगी,
कभी अंडर कुक्ड होगी, कभी बन सॉफ्ट होंगे, कभी सॉफ्ट नहीं होंगे, तो वहां स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। तो स्टैंडर्डाइजेशन में क्या होता है, शेप आप फिक्स करो। तो स्टैंडर्डाइजेशन को हम बोलते हैं गैमेट ऑफ ऑल स्टडी। क्या बोलते हैं? गैमेट ऑफ ऑल स्टडी, ग्रुप ऑफ ऑल स्टडी। तो आपने पहले टाइम स्टडी करा, एक स्टैंडर्ड टाइम निकाला, मोशन स्टडी करे, आपने नंबर ऑफ मूवमेंट्स स्टडी कर लिए, आपने मेथड स्टडी करा, वन बेस्ट वे निकाल लिया आपने किसी काम को करने का, टू डू अ जॉब। आपने फैटिग स्टडी करी, कितनी देर बाद और कितनी देर का रेस्ट इंटरवल देना है। अब इन सबको फिक्स कर दो, इसे बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। इसे क्या बोलते हैं? स्टैंडर्डाइजेशन। आगे समझ में? अब आता है सिंप्लीफिकेशन। क्या होता है सर सिंप्लीफिकेशन में? हम ना एलिमिनेट करते हैं अननेसेसरी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को। किसको बेटा? अननेसेसरी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट को, फीचर्स को, है ना। अब जैसे आप फॉर एग्जांपल आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाओ, तो यार वो मेन 4-5 आइटम रखते हैं ढाबा, उसे पता है अननेसेसरी वैरायटी करने को कोई फायदा नहीं है, ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो जो ढाबे में सस्ता होता है तो वही दाल मखनी, पनीर की 2-3 तरीके की सब्जियां, है ना, मिक्स वेज यही मिलता है उनके यहाँ, है ना, पालक कॉर्न, है ना, या फ्राइड कॉर्न, या फास्ट फूड, ये सब नहीं रखते। उन्हें पता है कि यार जो मेजर आइटम है वही बिकते हैं, वही रख लिए उन्होंने, ठीक है ना। तो उसकी उनकी जो कॉस्ट है वो कम आई, क्योंकि उन्हें फिर हर चीज का रॉ मटेरियल मेंटेन करके रखने की जरूरत नहीं है। बट आप रेस्टोरेंट में जाओ, इतनी सारी मेन्यू होती है, सारे ऑप्शन उन्हें रखने पड़ते हैं, ऑपरेशन कॉस्ट उनकी बढ़ जाती है, इसलिए प्राइस बढ़ जाता है। तो आप सिंप्लीफाई करो, क्या कर दो? सिंप्लीफाई। एक कॉफी वाला एक केस स्टडी आती है एग्जाम में कि एक एरोमा कॉफी है और बहुत सारी टाइप की वो कॉफी रखता है, बिकती 2 या 3 है, तो उन्होंने क्या करा, वो सारी एलिमिनेट कर दी, ठीक है ना, जो 2-3 बिकती से उन्हें रखा। तो इससे क्या होगा? स्पेशलाइजेशन आएगी। क्या आएगी? स्पेशलाइजेशन। तो सिंप्लीफिकेशन कर दो आप, ठीक है, डन। अब लास्ट आती है लास्ट सेकंड आती है डिफरेंशियल पीसवाइज सिस्टम। ये कहता है कि भैया जो गधा है और घोड़ा है उसे अलग अलग करो, है ना, जो एफिशिएंट है और इनएफिशिएंट है उसे अलग करो। अगर दोनों को आप इक्वल वेट दोगे तो कोई भी ढंग से काम नहीं करेगा। जो एफिशिएंट है वो कहेगा यार मैं खावा में मेहनत कर रहा हूं, वो करेंगे, उसे तब भी उसे नहीं करेंगे। और जो इनएफिशिएंट है वो तो मजे लेगा, हाँ भाई और कर मजे और कर मेहनत, क्या फायदा हुआ, तुझे भी तो नहीं मिले जितने मुझे मिले। तो एफिशिएंट वो भी इनएफिशिएंट हो जाएगा और इनएफिशिएंट को भी एफिशिएंट होने की कोशिश ही नहीं करेगा। तो अलग अलग दो, एफिशिएंट को ज्यादा और इनएफिशिएंट को कम। तो एफिशिएंट और मेहनत करेगा और इनएफिशिएंट एफिशिएंट होने की कोशिश करेगा। डन। अब आते हैं लास्ट, फंक्शनल फोरमैनशिप। देखो मैंने आपको पहले ही समझाया, ये जो लोअर लेवल है ना, इसको इंपॉर्टेंस दी है एफडब्ल्यू टेलर ने। वो मानते हैं कि लोअर लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये मानते हैं कि जो लोअर लेवल का काम है वो एक बंदा नहीं कर सकता। जैसे डिवीजन ऑफ वर्क में तो क्या करा हमने, काम बांट दिया टॉप मिडिल लोअर में। तो वो ये मानते हैं कि लोअर लेवल का जो काम है वो एक बंदे के पास वो स्किल, वो नॉलेज, वो एबिलिटी है ही नहीं कि वो उस काम को कर सके। तो उसने उसी बंदे के काम को 8 में डिवाइड कर दिया फंक्शन के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? फंक्शन के बेसिस पे। 4 को प्लानिंग में, 4 को प्रोडक्शन में। तो रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनरियन, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर बॉस, उसने एक काम, बंदे के काम को 8 में बांट दिया। इसे बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। ये डिवीजन ऑफ वर्क का भी एक्सटेंशन है, ठीक है ना। एक ही बंदे के काम को उन्होंने 8 में बांट दिया। डन। तो अब यहां पर वर्कर को एक टाइम पे एक जन इंस्ट्रक्शन दे रहा है, 8 जन इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो यहां पर यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो नहीं हो रहा है। क्लियर हो गया यहां तक? तो आपका चैप्टर स्वाहा। चलिए अगला चैप्टर शुरू करते हैं। अगला चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बाद बिजनेस एनवायरनमेंट। कोई दिक्कत नहीं आता? डार्क नाइट पूछ रहे हैं कि इसे पोस्ट करेंगे, शायद बेटा देखते हैं, क्योंकि ना शुरू में बहुत ग्लिचेस हुए थे और अब भी हमारा माइक चल नहीं रहा है ना, क्योंकि बैटरी डाउन हो गई है। तो देखते हैं क्वालिटी कैसी रहती है ना, पोस्ट करने की कोशिश करते हैं। चलिए सर, किसी को कोई क्वेरी? आई थिंक हमारा माइक काफी हद तक चार्ज हो चुका है, 1-2 चैप्टर तक तो ये हमारा साथ दे देगा, ठीक है। सर 2 ही चैप्टर हुए हैं, सो के करोगे क्या? इतने साल, पूरे साल से सोए ही तो पड़े थे। हाँ भाई, बताइए भैया, नींद आ रही है तो फिर हम कनेक्ट ही ना करें।
अब बताइए बेटा आवाज कैसी आ रही है? हाँ जी, अब क्लियर है पहले से? जल्दी से बताइए भाई। हाँ जी, अब बढ़िया, टॉप, बहुत बढ़िया भाई। चलिए, चैप्टर का नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। जल्दी जल्दी शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, ज़्यादा देर के चैप्टर नहीं है ये, ठीक है? देखिए सर, चलो एक बार जल्दी से, जितने बच्चे है ना इस समय सेशन अटेंड कर रहे हैं, थर्ड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं हम, ठीक है? तो आउटपुट हमारा बहुत सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? जल्दी से एक बार सब थम्स अप कर दो, जल्दी से। जल्दी से एक बार। थकना नहीं है भाई, थकना नहीं है। बस 2-3 बच्चों ने किया है भाई, बाकी सब सो रहे हैं क्या? भाई ढंग से पढ़ लो, थोड़ा आप सब एंगेज होंगे हमारे साथ तो हमें भी पुश मिलेगा भाई। चलिए 4 बच्चों ने किया भाई, भाई बहुत, इसमें भी आलस है भाई, थम्स अप करने में भी आलस, क्या भाई? चलो जी, देखो सर, चैप्टर का नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट, बहुत ध्यान से समझना, छोटा सा चैप्टर है। सर एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल दोज थिंग्स विच सराउंड्स अस, है ना? एनवायरनमेंट क्या होता है? सम टोटल ऑफ ऑल दोज थिंग्स विच सराउंड अस एक्सटर्नली, जिन्होंने हमें एक्सटर्नली सराउंड किया हुआ है और जो हमें अफेक्ट कर रहा है, जो हमें अफेक्ट कर रहा है। हो सकता है फेवरली करे, हो सकता है अनफेवरली करे, हो सकता है डायरेक्टली करे, हो सकता है इनडायरेक्टली करे, पॉजिटिवली करे या नेगेटिवली करे। तो उन सारी चीजों को हम एनवायरनमेंट बोलते हैं। तो जैसे हमें बहुत सारी चीजों ने एक्सटर्नली सराउंड किया हुआ है और हमें अफेक्ट करती हैं, ऐसे ही बिजनेस को भी बहुत सारी चीजों ने एक्सटर्नली सराउंड किया हुआ है और बिजनेस को वो अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना? बहुत सारी चीजें हैं, कुछ इंडिविजुअल्स हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ फोर्सेस हैं, है ना? बिजनेस को उसके कस्टमर्स ने, क्रेडिटर्स ने, सप्लायर्स ने, इन्वेस्टर्स ने, कॉम्पिटिटर ने, गवर्नमेंट ने एक्सटर्नली सराउंड किया हुआ है ना, और इस पे बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं है। तो क्या होता है बिजनेस एनवायरनमेंट? सम टोटल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड फोर्सेस which surround business externally and affect the business favorably or unfavorably, directly or indirectly, positively or negatively, ठीक है? तो उसे हम क्या बोलते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट। तो वो सारी चीजें जिसको बिजनेस ने एक्सटर्नली सराउंड किया हुआ है ना, वो सारे इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड फोर्सेस जो बिजनेस को एक्सटर्नली सराउंड करते हैं और अफेक्ट करते हैं, उसे हम बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं, ठीक है? अब ध्यान से समझना, अब मैं कहूं भाई तुम बिजनेस एनवायरनमेंट को संभाल ले, अब उसे क्या पता भाई मैं किसकी बात कर रहा हूं? बिजनेस एनवायरनमेंट में तो 36 चीजें हैं जो बिजनेस को एक्सटर्नली सराउंड करती हैं और अफेक्ट करती हैं, जो बिजनेस एनवायरनमेंट को एक्सटर्नली सराउंड करती हैं और अफेक्ट करती हैं। 36 चीजें हैं भाई। हाँ भाई, कैसे करें बताओ, क्या सॉल्यूशन है? तो अब मैं किसी को ये बोल रहा हूं कि भाई तेरा क्रिकेट बढ़िया नहीं है, तो उसे कुछ समझ थोड़ा ना आएगा, क्रिकेट में तो सब कुछ है, तो हमने नाम रख दिए, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, विकेट कीपिंग। तो अगर मैं बोलता हूँ तेरी बैटिंग बढ़िया नहीं है, तो वो समझ जाएगा कि भाई मेरी बॉलिंग, फील्डिंग और विकेट कीपिंग को कोई दिक्कत नहीं है, बैटिंग में दिक्कत है, मैं सुधार लूंगा। अब मैं ऐसी किसी को कहता हूँ भाई तेरा बिजनेस एनवायरनमेंट बढ़िया नहीं है, भाई उसे ढंग से देख क्या गड़बड़ हो रही है, बिजनेस एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व कर, तो उसे समझ ही नहीं आएगा वो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट में तो सारी चीजें आ गई ना जो बिजनेस को एक्सटर्नली सराउंड कर रही है और अफेक्ट कर रही है, फेवरली और अनफेवरली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो हमने क्या करा, पूरे बिजनेस एनवायरनमेंट को 5 डायमेंशंस में डिवाइड कर दिया, जिसे हम बोलते हैं पेस्टल। क्या बोलते हैं? पेस्टल। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल एनवायरनमेंट। एक और होती है इकोलॉजिकल, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो जो बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ रहे हैं उनमें है। तो
हमारे में जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है वो सोशल में ही है। तो हमारी मेन 5 डायमेंशन है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल। तो हमने पूरे बिजनेस एनवायरनमेंट को 5 में डिवाइड कर दिया। तो वो सारी चीज़ें जो सोसाइटी से रिलेटेड है, सोसाइटी के कस्टम्स, उनके रिचुअल्स, उनके ट्रेडिशन, उनके फेस्टिवल्स, वो सब सोशल एनवायरनमेंट में आएंगे। प्लस जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या जो भी, वो भी सोशल में ही आएगा। किस में आएगा? सोशल में आएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब जैसे मैकडी है, इंडिया के अंदर उसने आलू टिक्की बर्गर इंट्रोड्यूस करा, तो यहाँ के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को देखते हुए करा ना। बीफ करेगा तो हिंदू के अगेंस्ट, पोर्क करेगा तो मुस्लिम के अगेंस्ट, तो सोशल एनवायरनमेंट। डन? क्लियर हो गया यहाँ तक? फिर आता है टेक्नोलॉजिकल। देखो कोई भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो टेक्नोलॉजी की हेल्प से बना रहे हैं, तो आपको देखते रहना पड़ेगा। कोई भी जो अपग्रेडेशन, कोई भी इंप्रोवाइजेशन, कोई भी एडवांसमेंट अगर हो रहा है तो टाइम रहते हुए आपको अडेप्ट करना पड़ेगा, आपको अपने बिजनेस को उसके अकॉर्डिंग ढालना पड़ेगा, वरना बाहर हो जाओगे। नोकिया था 2006 तक मार्केट लीडर था, बताओ बाहर हो गया नहीं हो गया? तो ये फंडा है। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो आपको चेंज करते रहना पड़ेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो आप बिजनेस कर रहे हो वो कहाँ कर रहे हो? इकोनॉमी के अंदर ही तो कर रहे हो, देश की अर्थव्यवस्था के अंदर। अब जिस भी देश के अंदर आप बिजनेस चला रहे हो वहां की इकोनॉमी को आपको देखना पड़ेगा। माइक का फिर इशू हो गया है, हमें चार्ज करने के लिए रुकना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, तो तब तक हम ऐसे ही कराते हैं। भाई रुकना तो नहीं है, चैप्टर चला है ना, मजा आ रहा है? चलिए हाँ जी बेटा, यहाँ पे कोई क्वेरी तो नहीं बेटा? हाँ जी, करें आगे कंटिन्यू बेटा, आवाज से कोई इशू नहीं? हाँ जी, तो आपको इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट को भी देखना पड़ेगा, आपको टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट को भी देखना पड़ेगा, आपको सोशल एनवायरनमेंट को भी देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए अब आता है सर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। देखो भाई आपको स्टेबिलिटी भी देखनी पड़ेगी पॉलिटिकल पार्टी की। आप बताओ, आप अफगानिस्तान, तालिबान, आप इन एरिया में बिजनेस करना चाहोगे? क्योंकि वहां पॉलिटिकल पार्टी स्टेबल नहीं है, वहां पर पीस नहीं है कंट्री के अंदर। आप जाओगे ऐसे देश में बिजनेस करना? अरे वो छोड़ो, आप बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में आप बिजनेस करने से पहले डरोगे। आप देखोगे कि वहाँ पीस है या नहीं है, वहाँ स्टेबल है या नहीं है, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है ना। जो कॉर्पोरेट फ्रेंडली है वहीं तो आप बिजनेस करना पसंद करोगे। देखो क्या हुआ, जब तमिलनाडु में जब नैनो का प्लांट सेटअप हुआ वेस्ट बंगाल में सिंगुरु में, तो वहां के फार्मर्स ने प्रोटेस्ट करी।
वहां के फार्मर्स ने प्रोटेस्ट करे, ठीक है। अब ममता बनर्जी को 2-3 बार बोला रतन टाटा जी ने, पर कोई हेल्प नहीं मिली, क्योंकि भाई अगले साल थोड़ा टाइम बाद इलेक्शन थे और ममता बनर्जी इंडिपेंडेंट लड़ने वाली थी आगे, तो उन्हें डर था। तो इतने सारे स्टेट हैं, इतने सारे सीएम हैं, पर तब भी रतन टाटा जी ने मोदी जी को ही क्यों चूज किया गुजरात के अंदर, तब वो उस समय गुजरात के सीएम थे। क्योंकि उन्हें पता है कि वो कॉर्पोरेट फ्रेंडली है, उनकी आइडियोलॉजी थोड़ी कॉर्पोरेट फ्रेंडली है। तो उन्होंने 2 दिन के अंदर लैंड अवेलेबल करा दिया गुजरात के अंदर, तो पूरा पूरा जो नैनो प्लांट है वहां से कट रहा है। अभी थोड़े हाल फिलहाल में वेस्ट बंगाल की सरकार के ऊपर जो टाटा ग्रुप है उन्होंने केस डाला हुआ था, अभी जीते हैं। हालांकि में 700 करोड़ रुपए का है ना उनको कंपनसेशन मिला। तो आइडियोलॉजी हमें देखनी पड़ेगी, हमें स्टेबिलिटी देखनी पड़ेगी, हमें पीस देखना पड़ेगा, तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। डन। अब आता है लीगल एनवायरनमेंट। तो भाई लीगल एनवायरनमेंट तो देखना ही पड़ेगा, अगर कोई चीज बैन है, कोई नया ऑर्डर आ गया, कोई नया एक्ट पास हो गया, तो हमें देखना पड़ेगा ना। मान लो जीएसटी का एक्ट बना, तो फिर हमें दिक्कत तो होगी। तो अगर लीगल एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आएगा तो हमें उसका भी ध्यान रखना है। डन। तो इन सारी डायमेंशन से मिलकर बिजनेस एनवायरनमेंट बनती है। तो हमें इन सारे डायमेंशंस को अच्छे से क्या करना है, मॉनिटर करना है ना, देखना है कि इनके अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि जो भी आने वाले अर्ली वार्निंग जो भी थ्रेट्स हैं, है ना, वो हम तभी आइडेंटिफाई कर पाएंगे, है ना। कोई नई अपॉर्चुनिटी है वो हम तभी आइडेंटिफाई कर पाएंगे जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से मॉनिटर करेंगे, तभी हम कॉप अप कर पाएंगे नए चेंजेस के साथ, है ना। तभी हम अपनी प्लानिंग पॉलिसीज को बेटर बना पाएंगे, है ना, अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर पाएंगे, अपनी रिसोर्सेज को सही से कन्वर्ट कर पाएंगे इनटू यूजफुल रिसोर्सेज, अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। तो ये सारी क्या है इसकी इंपॉर्टेंस है, ये सारी इसकी क्या है बेटा इंपॉर्टेंस। हम तभी कोई नई अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर पाएंगे, हम कोई थ्रेट जो आने वाला होगा उसे पहले ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। हम प्लानिंग पॉलिसी अच्छी बना पाएंगे, अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर पाएंगे, अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे और अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे। डन। अब ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है बिजनेस एनवायरनमेंट की। देखो भाई ये जितना भी बिजनेस एनवायरनमेंट है ये सब एक्सटर्नल है, इस पे हमारे पे कोई कंट्रोल नहीं है, ये टोटल एक्सटर्नल फोर्सेस है। इसमें कुछ स्पेसिफिक है, कुछ जनरल है ना। कुछ तो हमें डायरेक्ट अफेक्ट करती है, कुछ इनडायरेक्ट। अब मान लो इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट में कोई चेंज आएगा तो भाई वो सबको ही अफेक्ट करेगा ना, जीएसटी आ गया तो, ठीक है ना। टैक्सेशन पॉलिसी में अगर कोई चेंज आया तो क्लियर है। सोशल एनवायरनमेंट में कोई चेंज आएगा तो भाई वो सबको ही अफेक्ट करेगा ना। बट अगर मेरे क्रेडिटर पहले मुझे 90 दिन का क्रेडिट देता था, वो सिर्फ 30 दिन का क्रेडिट दे रहा है, तो वो सिर्फ मुझे अफेक्ट करेगा। मेरे इन्वेस्टर बैकआउट कर गए इन्वेस्टमेंट करने से, तो वो सिर्फ मुझे अफेक्ट करेगा। मेरे कॉम्पिटिटर ने प्राइसिंग पॉलिसी चेंज कर दी तो वो सिर्फ मुझे अफेक्ट करेगा। तो ये स्पेसिफिक है। अच्छा है ये सारी डायनामिक, है ये सारी डायनामिक टाइम टाइम चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा वो नहीं पता, अनसर्टेन है, इसलिए कॉम्प्लेक्स है समझना। और ये सारी डायमेंशंस के आपस में इंटर रिलेटेड है। कल अगर सरकार नोट बैन करती है तो ये लीगल हो गया, इसकी वजह से पार्लियामेंट में मुद्दा उठेगा, अपोजिशन मुद्दा उठाएगी तो पॉलिटिकल हो गया, लोगों को दिक्कत हुई तो सोशल हो गया, टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, लोग अब थोड़ा पेटीएम यूज करने लग गए तो ये टेक्नोलॉजिकल हो गया। तो ये सारी डायमेंशन आपस में इंटर रिलेटेड है, इसलिए कॉम्प्लेक्स है। और हर जगह का बिजनेस एनवायरनमेंट अलग है। मैं इंडिया में कर रहा हूँ यहाँ बिजनेस एनवायरनमेंट अलग है, मैं अमेरिका में कर रहा हूँ वहाँ का बिजनेस एनवायरनमेंट अलग है, सोशल अलग है, एनवायरनमेंट पॉलिटिकल टेक्नोलॉजिकल अलग है। तो ये रिलेटिव कंसेप्ट है, रीजन टू रीजन वेरी करता है। डन। चैप्टर स्वाहा, ठीक है। इसमें जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन है, वो अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। कोई क्वेरी बेटा यहाँ पर? कोई डाउट यहाँ पर? तो चैप्टर क्लियर हो गया।